नमस्कार, मैं रमाशंकर राय यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप सब्जेक्ट्स थ्रू पीवाईक्यू सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अभी तक हमने आधुनिक भारत के इतिहास पे हाल में 3 वीडियो आ चुके हैं उस पे। इसमें पहला सुधार आंदोलनों को लेके है, दूसरा जो महत्वपूर्ण विद्रोह और बगावतें हुई उसके संदर्भ में है, और तीसरा है जो प्रमुख प्रमुख युद्ध और संधियाँ थी उसको लेकर है। इन तीनों सेक्शंस के लिए अलग से वैल्यू एडेड मटेरियल भी वहाँ दिखाया गया है, वहाँ बताया गया है, उससे संबंधित नोट्स तैयार किए गए हैं और आप लोगों को समझाया गया है। प्रयास किया गया है कि कम से कम समय में आप लोग उससे गो थ्रू हो जाएँ, क्योंकि अभी पीवाईक्यूज आज हम लोग देखेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ये सब सेक्शंस इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए जो इस क्लास की वैल्यू है, चाहे बनाने का जो सब्जेक्ट थ्रू पीवाईक्यूज बनाने का पर्पज़ यही था कि आप लोगों को पीवाईक्यूज के अनुसार जो महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं उसके वैल्यूडेड मटेरियल दिखाए जाएँ, जिससे कि आपकी तैयारी को बूस्ट मिले या तैयारी आपकी ज़्यादा कंप्लीट हो पाए। तो आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के जो पीवाईक्यू है उसको टच करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हमारा पढ़ा उसमें काम आता है, और इस पे बने रहिए, एक्सप्लेनेशन भी साथ में देते रहेंगे। और कुछ जैसे एक है, जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई वो उनका क्रम क्या था, कुछ उनकी महत्वपूर्ण बातें कौन-कौन सी थीं, इसको देखेंगे। और दूसरा ये देखेंगे कि कांग्रेस से पूर्व में जो संस्थाएँ यहाँ काम कर रही थीं, उनका क्या क्रम था, कौन-कौन सी संस्थाएँ थीं, उससे जुड़े महत्वपूर्ण लोग कौन-कौन थे, क्योंकि ये भी ऐसा सेक्शन है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम ये देखें तो यूरोपीय कंपनियाँ जब भारत में आईं, तो उनका आने का क्रम एक बार देखा जाए, तो सबसे पहले आने वाले हैं, हम लोग को पता वास्को डी गामा आया था, तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। उसके बाद डच आए थे, जिनके बारे में सामान्य तौर पे हम लोग कम जानते हैं या नहीं जानते हैं। उसके बाद इंग्लिश आए थे, वही ब्रिटिश, फिर डेनिश, डेनमार्क के डेनिश थे, डच थे, नीदरलैंड के, ये डेनिश, और फिर आए सबसे अंत में फ्रांसीसी। ये इनका क्रम रहा। इनको थोड़ा-थोड़ा देख लेते हैं नोट से कि पुर्तगालियों के लिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी, डचों के लिए क्या, इंग्लिश के लिए, डेनिश और फ्रांसीसी। सारा इतिहास ही मुख्य रूप से हम लोग इंग्लिश के लिए पढ़ते हैं। ये इसको तो हम लोग पढ़ेंगे, कायदे से पढ़ेंगे। लेकिन बाकियों के बारे में थोड़ी-थोड़ी बातें जान लेते हैं। जैसे पुर्तगालियों की चर्चा की जाए अगर तो जो सबसे पहले भारत में आए 1498 में, वो वास्को डी गामा था। कालीकट पे उतरा। कहाँ उतरा था? कालीकट पे, जो कि केरल में है। और फिर वो दोबारा भी आया भारत, ऐसा नहीं एक ही बार आया था, फिर दोबारा भी आया था 1501 में, लेकिन इस बार कालीकट पे नहीं उतरा था कनन्नूर पे। कहाँ उतरा था? कनन्नूर पे। और लेकिन जो पुर्तगाल के लिए ये खास तौर पे बेस क्रिएट नहीं कर पाया। जो बेस क्रिएट करने का काम किया, 1505 में आया अल्मीडा। इसका नाम सुने होंगे, इतिहास पढ़ रहे होंगे, चाहे प्रश्नों में देखे होंगे, अल्मीडा। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की। अभी हम लोग देखेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है, और कार्टेज सिस्टम। दरअसल पुर्तगाली जो थे, उनकी वो नौसैनिक शक्ति महत्वपूर्ण नौसैनिक शक्ति थे, और ये क्या करते थे कि जो समुद्र में, जैसे बंगाल की खाड़ी हो गई या अरब सागर हो गया, उसमें आने वाले जो व्यापारिक जहाज़ थे उसको लूट लिया करते थे, क्योंकि नौसैनिक रूप से मजबूत थे। तो अगर आपको व्यापार करना है तो इनसे गो थ्रू होके, इनके थ्रू ही होके जाना आना है आपको। यहाँ तक कि अकबर के दरबार से या जहांगीर के दरबार से जो शाही व्यापार होता था, उसमें भी इनको चंदा दिया जाता था। जो कार्टेज प्रणाली इसने लागू की, इसका मतलब ये था कि आप पुर्तगालियों के पास जाइए, उनको कुछ चढ़ाइए, उनसे एक पर्चा लीजिए, कार्टेज जिसको बोला जाता था, और वो दिखा के आप लूटेंगे नहीं, आप उसके वो दिखा के आप समुद्र में व्यापार कर सकते थे। इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी नाम दिया गया, जो कि अल्मीडा की पॉलिसी थी। तो ये मिलाने के लिए आ सकता है कि अल्बुकर्क की थी, कि अल्मीडा की थी, कि वास्को डी गामा की थी। तो आपको जानना जानना चाहिए कि अल्मीडा की थी ब्लू वाटर पॉलिसी। फिर 1515 के दौरान लगभग 6 साल ही रहा अल्बुकर्क, लेकिन ये अपने आप पे महान गवर्नर जनरल था। किसका? पुर्तगाल का। और इसको रियल फाउंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल फाउंडर। किसके? पुर्तगाली राज्य के या पुर्तगाली कॉलोनी के भारत में। रियल फाउंडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि गोवा को 1510 में इसने जीता, 1500 जीता या इस पे कब्जा किया, और सीलोन या श्रीलंका, श्रीलंका पे कब्जा किया, और मलक्का, मलक्का मतलब
जो जावा सुमात्रा के आगे का जो इलाका इलाका है, मलक्का की संधि बोलते हैं ना, वहाँ से जो व्यापार थ्रू मतलब गो थ्रू होता है। पतली सी जगह मलक्का की स्ट्रेट बोली जाती है। तो स्ट्रेट पे नियंत्रण होना व्यापारियों मतलब व्यापारिक कंपनियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो श्रीलंका भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, मलक्का भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था और गोवा पे उसने अपना बेस बनाया भारत में। और कालीकट में जहाँ पहली बार उतरा था कौन? वास्को डी गामा। कालीकट में इसने पोर्ट बनाया। ठीक है। फिर चर्चा करें 1529 में, मतलब जो महत्वपूर्ण हैं उन्हीं को देखेंगे पुर्तगालियों में, क्योंकि उनसे पूछा जाता है और उनकी पॉलिसीज जो है हम लोग को इफेक्ट करती रही इस वजह से। तो नीनो द कुन्हा आया 1529 में। या 1530 में कोचीन से गोवा को राजधानी, मतलब इसने क्या की, अपनी राजधानी स्थानांतरित करके गोवा कर दी। अब पुर्तगालियों की राजधानी कौन सी हो गई? गोवा हो गई। और अंत तक रही, जब तक हम लोग खदेड़े नहीं इधर 20वीं सदी में, वो भी आज़ादी के बाद 1981 की बात है शायद लगभग। तो गोवा राजधानी हो गई किसकी? पुर्तगालियों की, नीनो दो कुन्हा के समय में। और एक काम क्या किया नीनो दो कुन्हा ने कि दीव और दमन इसको एक्वायर कर लिया। किसने? नीनो दो कुन्हा ने। 1542 में एक और महत्वपूर्ण जो वायसराय है वो अल्फांसो द सूजा। इसके टाइम पे क्या गतिविधि हुई? सेंट जीवियर भारत आए थे। फिर 16वीं सदी में देखा जाए तो 16वीं सदी के बाद जो पुर्तगालियों का भारत में वर्चस्व था वो कम होने लगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ये मतलब ये घटनाएं बता रही हैं कैसे कि 1631 में जो है वो शाहजहां के सेनापति कासिम खान ने हुगली में पुर्तगालियों को परास्त करके हुगली को उनके हाथ से छीन लिया। फिर क्या हुआ एक गतिविधि? फिर 1661 में एक गतिविधि हुई। वो क्या हुई कि बॉम्बे जो था, बॉम्बे अंग्रेजों को दहेज के रूप में मिल गया। चार्ल्स द्वितीय जो राजा था अंग्रेजों का, उसकी शादी हुई पुर्तगाली राजकुमारी से, तो जो बॉम्बे है वो अंग्रेजों को दहेज के रूप में मिल गया। ठीक है। 1739 में क्या गतिविधि हुई? पुर्तगालियों के पास साल्सेट और बसीन थे, जिनके बारे में हम लोग इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। साल्सेट बसीन के बारे में लड़ाइयों के दौरान, युद्धों और संधियों में बसीन की संधि वही जो मराठों के पास रहा करती थी। तो 1739 में बाजीराव प्रथम पेशवा हुआ करते थे, उन्होंने साल्सेट और बेसिन जीत लिया। किससे? पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। अगली बात हम डचों के बारे में जान लेते हैं, जो कि नीदरलैंड के थे। तो भारत में डचों ने कॉलोनी की बजाय फैक्ट्री ज़्यादा स्थापित की थी। अपनी व्यापारिक जो फैक्ट्री होती है, व्यापारिक सेंटर उसको कह सकते हैं, होता है ट्रेड सेंटर्स। और क्योंकि शुरुआत में ही 1759 में ही एक लड़ाई अंग्रेजों से हुई, जिसके बाद से डचों ने लगभग मान लिया कि भारत के अंदर, और उनका एक समझौता भी हुआ था अंग्रेजों के साथ कि जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं उधर डच प्रबल रहेंगे और इधर जो है भारत की तरफ ये इंग्लिश रहेंगे, मतलब इंग्लिश या ब्रिटिश रहेंगे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई मारी जाती है डच 1759 में, इसको चिंसुरा की लड़ाई भी बोलते हैं। चिंसुरा की लड़ाई, इसको हुगली की लड़ाई भी बोलते हैं, इसको बेदरा की भी लड़ाई बोलते हैं। ये फाइनल बैटल मानी जाती है, निर्णायक लड़ाई है। इसके बाद से डच मतलब एक चैलेंजिंग पावर नहीं रही भारत में अंग्रेजों के लिए। रही, व्यापार करती रही, किनारे किनारे तटों पे रही, लेकिन चैलेंजिंग पावर के तौर पे काम नहीं की। डचों के बाद हम लोग चर्चा करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी 1599 में। ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली, ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग बात कर रहे हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। 1600 में उसको ईस्टर्न ट्रेड चार्टर मिला और एक अधिकार मिला कि सिर्फ ब्रिटेन की यही कंपनी जो है वो ईस्ट इंडिया से व्यापार कर सकती है। एक अधिकार भी मिला, तो चार्टर मिला। और इसने क्या किया, 1611 में सूरत के पास स्वालिहोल की लड़ाई में अंग्रेजों की नेवी ने पुर्तगालियों को हरा दिया। तो दरअसल ये जो अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे, ये सब मुगलों के दरबार में थे। तो ये मना रहे थे कि हमारी फैक्ट्री के लिए आप अनुमति दे दीजिए। और मुगल नेगोशिएटर, मतलब अच्छे नेगोशिएटर थे, आसानी से मान नहीं रहे थे। पुर्तगाली वहाँ प्रबल थे, क्योंकि पहले से आप देख रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी काम कर लिया था दक्षिण में, और कार्टे सिस्टम भी, ब्लू वाटर पॉलिसी भी चला रहे थे। उन्हीं के आगे, उन्हीं के हाथों व्यापार होना था। तो कैसे अंग्रेज दिखाते कि नहीं, हम भी लायक हैं और हम भी आपका व्यापार रोक देंगे, आप आने जाने की सुविधा हम प्रदान करेंगे। तो स्वालिहोल की लड़ाई जो थी वो पुर्तगालियों के विरुद्ध थी अंग्रेजों से, और 1611 में हुई थी सूरत के पास में। जब अंग्रेजी नेवी ने या ब्रिटिश नेवी ने पुर्तगालियों को हरा दिया, तो मुगलों को भी विश्वास हो गया कि यार दमदार आदमी है सब, इससे संबंध बना के रखना चाहिए और थोड़ी बहुत बातें मान के
अपना काम थोड़ा मतलब ढंग से अपना काम भी, अपना व्यापार भी चलता रहेगा। तो इसी कारण 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री लगी। अब ये कहेंगे यार इससे पहले मसूलीपट्टनम भी फैक्ट्री लग चुकी थी, क्योंकि पहली मानी जाती। तो जब कभी पूछे कि पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की कहाँ स्थापित हुई, तो मसूलीपट्टनम अगर विकल्प में है और सूरत भी विकल्प में है तो मसूलीपट्टनम लगेगा, ठीक है। और अगर ये पूछ दे पहली परमानेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, तो सूरत में स्थापित हुई, क्योंकि मसूलीपट्टनम वाली क्या थी, टेम्पोररी थी। फिर आगे आते हैं डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि उसके बाद डेनिस आए थे अंग्रेज के बाद। यह 1616 में इसका गठन हुआ, 1599 EIC का गठन हुआ, लेकिन डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, 1616 में। और ट्रैंक्वे बार में इसने पहली बार फैक्ट्री लगाई। ट्रैंक्वे बार में क्या किया इसने, पहली बार फैक्ट्री लगाई। इतना काफ़ी है इसके लिए जानने के लिए। डेनिस के महत्वपूर्ण युद्ध अभी तक मतलब ऐसे कुछ पूछे नहीं गए हैं, और मतलब सामान्य तौर पे जानकारी में भी नहीं है। तो इतना जानना काफ़ी है कि क्रम में ये कब आती है और इसकी फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे थी। तो ट्रैंक्वे बार में इसने पहली फैक्ट्री लगाई थी। इसके बाद बात करते हैं जो अंतिम यूरोपीय कंपनी आई भारत में, वो थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1664 में आई ये। 1664 में इसकी स्थापना हुई थी कोल्बे द्वारा, और 1668 में इसकी पहली फैक्ट्री लगी सूरत में। तो देखो सूरत में जिनकी पहली पहली फैक्ट्री लगी वही अंतिम तक लड़ाई करते रहे, वो थे अंग्रेज और फ्रांसीसी। की पहली सूरत में लगी थी परमानेंट, ध्यान रखिएगा, टेम्पोररी परमानेंट का ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों को लेके, EIC को लेके, ठीक है। और ये जो युद्ध की बात हो रही है ना, डुप्ले जब आया था, वो हैदराबाद का मुजफ्फर जंग और चांदा साहब कर्नाटक के, इनको समर्थन दिया था, इसके बारे में हम लोग इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में जो युद्धों के बारे में, संधियों के बारे में था, काफ़ी हम लोग ढंग से चर्चा कर चुके हैं। और बस ये है कि जो डुप्ले था, ये मुजफ्फर जंग और चांदा साहब के साथ काम कर रहा था, वो अपने लिए पढ़ रहे थे, उसको चोमू नाम दिया। यार कैसे पता करें कि डुप्ले किसके, कौन कौन, ऐसा याद तो नहीं होता ना कि मुजफ्फर जंग चांदा साहब। तो चोमू, चोमू से, चौ से चांदा साहब, म से मुजफ्फर जंग, इन दोनों का साथ दिया डुप्ले ने। लेकिन अंततः जो हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को नहीं बनने दिया, उसको भी मार के डुप्ले ने सलावत जंग को बनाया था हैदराबाद का नवाब। उस वीडियो में हम लोग मतलब कायदे से डिस्कस किए हैं कब कौन सी लड़ाई हुई, कैसे हुई। तो अगर आपने नहीं देखा है, एक बार देख लीजिए, आप ही लोग के लिए है, और बाकी यूज करेगा उसको लाभ मिलेगा, अंततः पता ही चलेगा। इसके लिए एक जो अभी तक हम लोग देखे कि कंपनियां कैसे कैसे आई, तो इसके लिए एक निम्नलिखित बनाने का प्रयास किया है। आप लोग अपने बना सकते हैं, अगर आपके पास पहले से कोई है तो उसको जारी रखिए। ये है पुर्तगाली डचों के साथ इंग्लिश लायन की डेन में फंसे। अब ये जो है, ये पुर्तगाली है ही, डच दूसरे नंबर पे है, इंग्लिश तीसरे नंबर पे है, डेन मतलब गुफा होती है, डेन में फंसे, फंसे से फ्रांसीसी और डेन से डेनमार्क। तो ये है पुर्तगाली डचों के साथ इंग्लिश लायन की डेन में फंसे। ये इनका क्रम हो गया। ऐसे याद रखना है, ठीक है ना, आप जैसे भी याद रख पाए ठीक है, कोई मतलब नहीं। इसको हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया। ये मद्रास में स्थापित किया गया था, मद्रास में 1688 को, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। देखिए ये थोड़ा सा यूनिक प्रश्न था, पूछा RI 2014 में पूछा था, लेकिन ये चीज़ हमको पता नहीं थी, तो हम सोचे कि एक बार इसको रखते हैं, इसमें देखा जाए। लिवेंट कंपनी को पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था ब्रिटिश कंपनियों में, लेकिन इसको कैसे मिला था, इसको स्थल मार्ग से व्यापार के लिए मिला था, ठीक है। स्थल मार्ग से व्यापार के लिए कब मिला था, 1593 में। कब मिला था, 1593 ईस्वी में। ये ध्यान रखते हैं क्योंकि हम लोग जस्ट पीछे चर्चा कर चुके हैं कि EIC बनी 1599 में, और उसको जो अधिकार पत्र या चार्टर मिला वो कब मिला, 1600 मिला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वो है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। आप विकल्प देख सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल विकल्प है वो है 1798। मतलब इन विकल्पों में कोई सही नहीं है। आरओ की 2021 के प्रीलिम्स परीक्षा में है, सादत अली खान के द्वारा, अली खान द्वितीय से अंग्रेजों ने 1798 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर कब्जा कर लिया और उसे ले लिया, ठीक है। तो ये इसमें से कोई सही नहीं है, ये स्टार वाला प्रश्न है, मतलब ये इसमें आंसर सही नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? अब देखते हैं कि डच चैलेंजिंग पावर के तौर पे तो काम नहीं कर रही थी, लेकिन व्यापारिक कंपनी के रूप में प्रॉपर काम कर रही थी। तो इसमें इसने नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, सभी मतलब इनमें से सभी जगहों पे इसने क्या था, व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक्स ला चापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला क्या है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। अब जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं बैटल्स एंड ट्रीटीज में। क्या है ये? क्या है? एक्सला चैपल की संधि है। क्या है? और ये हम लोग बात कर रहे हैं बैटल ऑफ सेंट थॉमस की। नवाब की छोटी नवाब की जो बड़ी सेना थी वो छोटी फ्रेंच सेना से बिहार गए थे। लेकिन ये बैटल ऑफ सेंट थॉमस हुई क्यों थी? क्योंकि मद्रास पहले से ही कब्जा कर रखा था किसने? डुप्ले ने या फ्रांसीसियों ने। तो वो कब्जा करते हुए बोले थे कि हम नवाब आपको दे देंगे, आप बीच में न पड़िए। लेकिन बाद में कब्जा करने के बाद वो दे नहीं रहे थे, तब नवाब के साथ उसका टकराव होता है। तो बैटल ऑफ सेंट थॉमस के पीछे का जो पर्पस था वो मद्रास पे कब्जे को लेके ही था। तो अब इससे क्या हो गया कि सेंट थॉमस में जीत गए कौन? फ्रांसीसी जीत गए। लेकिन अंततः जब संधि हुई, फ्रांसीसी जीत चुके थे, लेकिन जब शापेल की जब संधि हुई तो उसमें क्या हुआ कि पुनः जो जीते हुए इलाके थे वो वापस दे दिए गए। तो अंग्रेजों के पास मद्रास था पहले, अंग्रेजों से फ्रांसीसियों ने जीत लिया था प्रथम कर्नाटक युद्ध में, लेकिन वापस भी प्राप्त हो गया। तो दोनों के दोनों सही है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पांडीवास के युद्ध 1760 के विशेष में 15 में पूछा है। सरल सवाल है, बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, और ये दरअसल द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का हिस्सा था 1760 में, जो मतलब वो एक दौर में चला था। इसके बारे में भी हम लोग देखिए। बैठा ये तृतीय, माफ करिएगा, ये थर्ड कर्नाटिक बैटल जो फ्रांसीसी इंग्लिश आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था अंग्रेजों और ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के बीच में, तृतीय कर्नाटिक युद्ध में, उसमें उसका ये हिस्सा था वांडीवास का युद्ध। और इसमें आयरकुट नामक जो अंग्रेज जनरल था, उसने लाली नामक फ्रेंच जनरल को हराया था। तो क्या था? ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हराया। इसका उत्तर भी सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर सूबेदार था? तो इसको ऐसे देखते हैं कि जब 1707 के बाद आधुनिक भारत शुरू होता है, और ग्रेट मुगल के बाद जो लेटर मुगल आते हैं, जैसे कि बहादुर शाह जफर, जहांदार शाह, फर्रुख सियर इत्यादि इत्यादि, तो उसी समय मोहम्मद शाह रंगीला, उसी समय की बात है कि बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे अवध में सादत खां बुरहान उल मुल्क के पहले वहाँ पे वो सूबेदार बनता है, और उसके बाद से स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगता है। इसी प्रकार बंगाल में मुर्शिद कुली खां थे। इसी प्रकार दक्षिण में निजाम थे, निजाम उल मुल्क उनका नाम था। चिनकुलिज खां भी उनको बोलते थे, चिनकुलिज खां, निजाम उल मुल्क। ये सारे जो उस समय के बड़े अधिकारी हुआ करते थे, सूबेदार हुआ करते थे, बाद में मुगलों के कमज़ोर होने के कारण उन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। तो शुरुआत में जो नियुक्त थे, तो वो तो मुगलों द्वारा नियुक्त थे, लेकिन बाद में उनका वंशानुगत वो वंशानुगत तरीके से वहाँ राज करने लगे। तो जो अंतिम जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का अंतिम सूबेदार जो था, वो था मुर्शिद कुली खां। कौन था? मुर्शिद कुली खां। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, ये हम लोग कल युद्ध और संधियों में डिस्कस कर रहे थे। सीधी बात हम लोग देखें कि बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट भी आया था, अवध का नवाब भी था, और बंगाल का जो अपदस्थ नवाब मीर कासिम वो भी था। तो ये सारे मिल के युद्ध लड़े थे। इस वजह से जो सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है, और इसी से बिहार और बंगाल की जो दीवानी राइट्स है वो अंग्रेजों को प्राप्त हुई। माना जाता है सबसे निर्णायक युद्ध किसको माना जाता है? बक्सर के युद्ध को। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? अब बताइए, ये भी कल वो डिस्कस करेंगे कौन नवाब था। बंगाल का नवाब उस समय मीर जाफर हुआ करता था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजा रणजीत सिंह ने
किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? लाहौर में की थी। कहाँ की थी? लाहौर में। और अदालत आला की महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो उसके सीजीआई, मतलब सीजीआई कहना थी, जो सीजे चीफ जस्टिस थे, वो कौन थे? कभी भी अंग्रेजों के राज में, सॉरी, राजाओं के दौर में कभी भी जब चीफ जस्टिस होगा तो स्वयं राजा ही होगा, राजा ही सर्वोच्च होता है। तो राजा रंजीत सिंह भी लाहौर के जो अदालत आला थी उसके चीफ जस्टिस यही थे, रंजीत सिंह। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1755 में, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडुगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो 1755 अगर हम देखेंगे कि यह जो अंग्रेजों से जो आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, बैटल में देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध जब लड़ा जा रहा है तो पहला लड़ा गया 67 से 69, इसका मतलब इसके पहले की बात हो रही है। तो वहाँ नंजराज देवराज जैसे लोग तो कायदे के हैं ना, कभी नाम ही हम लोग नहीं सुने बेसिकली। तो चिक्का कृष्णराज वाडियार वंश के थे, इनसे मतलब हम लोग था नहीं। इससे मतलब है हैदर अली से। कायदे का आदमी से कौन दिख रहा है इसमें? हैदर अली दिख रहा है। तो डिंडुगुल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की? हैदर अली ने की। अगले प्रश्न में देखा जाए, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशी आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए? ये आप लोग को अंदाजा होगा, और इतिहास, आधुनिक इतिहास को थोड़ा बहुत भी देखे होंगे। टीपू सुल्तान साहब थे। अगला प्रश्न देखा था कि युद्धों को क्रमानुसार लगाना है, कौन सा है? मुदुकी का युद्ध है, पोर्टो नोवा का है, शकरखेड़ा का है, बेदारा का है। बेदारा का जस्ट अभी हम लोग देख के आ रहे हैं डचों के साथ। कब हुआ था? 1759 में। एक चीज़ जो युद्ध है ये शकरखेड़ा का, ये थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि कठिन इन द सेंस कि सामान्य तौर पे हम लोग ऐसे युद्धों के बारे में, अब हर युद्ध तो हम लोग नहीं ना, एक दो बैटल थोड़ी हुई है या 10-15 बैटल, सैकड़ों बैटल्स हो रही है। तो सैकड़ों बैटल हम लोग रख के थोड़ी बैठेंगे, सैकड़ों बैटल हुई, सैकड़ों संधियाँ हुई, जो भी महत्वपूर्ण है उसी ने ध्यान रखेंगे। शकरखेड़ा का युद्ध है ये 1724 में हुआ। किसके किसके बीच में? निजाम और उस समय के जो दक्कन का सूबेदार था मुवारिज खां, उसके बीच में। तो इसमें निजाम ने मुवारिज खान को हरा के दक्कन की सूबेदारी ले ली और बाद में वहाँ पे स्वतंत्र हैदराबाद राज्य बसाया। तो जो शकरखेड़ा का युद्ध इनके बीच में था। अब निजामुल मुल्क वैसे तो महत्वपूर्ण है, लेकिन ये एक क्षेत्रीय बात हो गई ना, और बाद में ये राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे, इस वजह से शायद शकरखेड़ा का युद्ध दे दिया गया। तो हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि आप सारे युद्ध मतलब इस तरीके से रखें, लेकिन हम लोग जब चर्चा कर रहे थे आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो उसमें हम लोग चर्चा किए थे पोर्टो नोवा के युद्ध की, बेदारा के युद्ध हम लोग चर्चा कर ही चुके थे, और मुदकी का युद्ध था, इसको हम लोग आंग्ल सिख वार के समय में इसको देखे थे। और न माने तो हम दिखा देते हैं आपको। ये रहा पोर्टो नोवा की जब हम लोग बात कर रहे हैं, पोर्टो नोवा तमिल, ठीक है। और जो आंग्ल सिख युद्ध था, इसमें हम लोग क्या देखते हैं? मुख्य युद्ध कौन कौन से थे? मुदकी के, फिरोज शाह, बद्दोवाल, अलीवाल, सब में ब्रिटिश जीते थे। तो हम लोग चर्चा इस पर कायदे से कर चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या देखना है कि अगर हम लोग, जैसे हम लोग को एग्जैक्ट डेट ना पता हो तो कैसे लगाया जाए, इसके बारे में पता रहता थोड़ा सा, क्योंकि ये प्लासी के जस्ट बाद हुआ था। तो 1759 इसके बारे में लगा देते हैं। पोर्टो नोवा मानते किसके? हैदर अली के समय में। तो कितना मानते? 1760 70 के बीच, या 1760 से 80 80 के बीच ये हो सकता है। मुदकी का युद्ध हमको ये पता रहा था आंग्ल सिख युद्ध के दौरान है, तो कितना लगाते? 1845 के आसपास लगाते। इसका हम नहीं जानते कब हुआ है, बस बता रहे हैं कि 1845 से 50 के बीच में मुदकी का युद्ध कभी होता। और ये बचा शकरखेड़ा का युद्ध। तो बाकी तीन तो हम लोग लगा सकते हैं ना। तो इसमें बेदारा 4 लग जाएगा। 4-2-1 का क्रम मिलना चाहिए एटलीस्ट। 4-2-1 का क्रम किस में है? 4-2-1 का क्रम, 4-2-1 का क्रम किस में है? इसमें 4-2-1 का क्रम मिल रहा है। शकरखेड़ा मान के चल रहा है, हमको नहीं पता है, लेकिन अब चूंकि ये पता है 1724 में है, तो एग्जैक्ट आंसर मिल गया। और नहीं भी पता रहता शकरखेड़ा का, तब भी उसका आंसर मिल गया था 4-2-1, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सारे प्रश्नों में इतना समय नहीं दिया जा सकता। अब ये सारे संधियों की बात है, आपको दिखा देंगे। सब संधियों की चर्चा की जा सकी है। इलाहाबाद की संधि से शुरू करते हैं। मंगलौर की संधि, इलाहाबाद की संधि, ब्ला ब्ला। देखिए मैंगलोर की संधि हुई, फिर ये मैंगलोर की संधि है, ये
सालबाई की संधि है, मैंगलोर और सालबाई। फिर देखा जाए इलाहाबाद की संधि, ईयर एक ही है दोनों संधि का है, चाहे प्रथम रहे चाहे द्वितीय, तो 1765 के बारे में देख चुके हैं। और कौन सी संधि बोल रहा है, और बोल रहा है मद्रास की संधि। मद्रास की संधि आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। देखिए, माफ करिएगा, ये मद्रास की संधि रही, ये सालवाई की संधि रही, ये मैंगलोर की संधि रही, और ये इलाहाबाद की संधि रही। इसमें एक चीज़ हम लोग को पता है, जो इलाहाबाद की संधि थी वो 1765, अगर एक भी चीज़ हमको पता है, जैसे बक्सर की युद्ध के बाद की संधि है कौन सी, इलाहाबाद की, तो और इलाहाबाद ए लगाते हैं हम लोग कितना, 1765, तो A4 में हमको 2 ऑप्शन मिलते हैं। अब मतलब विकल्प देखा जाए, A4 पे हमको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक सी और एक ए। अच्छा, फिर देखा जाए CA में, और हम लोग क्या जानते हैं, मंगलौर, सालबाई, मद्रास। हो सकता है मंगलौर और मद्रास ना पता हो, सालबाई के बारे में पता हो सकता है, क्योंकि आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान, पहले युद्ध के दौरान ये संधि हुई थी। तो अगर इसमें इसका डेट पता है 1782 के लगभग ये सब हुआ था, तो सालबाई की संधि अगर 82 लगाया जाए तो सी का 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ आ रहा है, तो ये 4 और 1 मैच कर रहे हैं, तो सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। 2 आप सिर्फ 2 जान के आंसर हम लोग सही कर दिए। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। कथन कारण का है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की, क्योंकि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गया। तो कथन कारण में सिर्फ हमेशा क्योंकि लगा के नहीं देखते हैं, ये भी देखते हैं कि क्या उसका एक्सप्लेनेशन है। इससे जैसे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की, और इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गया, तो एक्सप्लेनेशन तो कारण कर रहा है। लेकिन इसको देखा जाए तो नीचे वाला प्रभाव है, ऊपर वाला कारण है, तो कारण प्रभाव का भी बन रहा है। सर नीचे कारण प्रभाव का कारण बन रहा है, तो इसका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। पहला चलते हैं, इसके बाद थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ये है भू राजस्व व्यवस्था किसकी, अंग्रेजों की। तो सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स की व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी, वारेन हेस्टिंग्स की। उसने इजारेदारी या ठेकेदारी सिस्टम जो था पहले मुगल काल में, जहांगीर शाह के समय जुल्फिकार ने लाया था, तो इसने इजारेदारी या तालुकदारी सिस्टम ले आया था वारेन हेस्टिंग्स में। लेकिन तब आता है कार्नवालिस, वो कहता है कि यार मतलब ये सिस्टम मजबूत है नहीं 1793 के आसपास, इसलिए नहीं मजबूत है क्योंकि इजारेदारी में सरकार का लाभ कम है, या उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का लाभ कम है, और किसान का भी लाभ कम है, तो दोनों नुकसान में रहते हैं, फायदे में इजारेदार होते हैं। तो परमानेंट सिस्टम लाया कौन, 1793 में लाया कार्नवालिस। जो ग्रीन वाला इलाका है जो आप देख रहे हैं ना, ये जो सॉरी जो ग्रीन वाला इलाका है, और ये जो टुकड़ों में बटा हुआ है ग्रीन वाला इलाका, ये सारी चीज़ें हैं परमानेंट सेटलमेंट के तहत। फिर इसके आगे ले आता है माहलवाड़ी सिस्टम लाया गया। तो माहलवाड़ी सिस्टम कौन ले आता है, माफ़ करिएगा, रैतवाड़ी सिस्टम लाया गया। रैतवाड़ी सिस्टम कब लाया गया, 1820 में। लेकिन इसकी हिस्ट्री थोड़ी और पीछे जाती है। दरअसल 1792 में बारामहल तमिलनाडु में सर्वप्रथम लागू किया था अलेक्जेंडर रीड एवं टॉमस मुनरो ने। उस समय वो सब लोकल अधिकारी हुआ करते थे। तो तमिलनाडु के बारामहल जो डिस्ट्रिक्ट था, बारामहल में लागू किया था सबसे पहले रैतवाड़ी सिस्टम अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो ने। और ये जो इलाका आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा मतलब ये जो इलाका है, फिर यहाँ से ये वाला इलाका है, फिर टुकड़ों में यहाँ पे है, यहाँ पे ये जो सिस्टम है, और ये नॉर्थ ईस्ट में, ये भी देखना है, ये नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में, सिंध में, ये सब जो इलाका है ये लागू होता है रैतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, अलेक्जेंडर रीड एवं टॉमस मुनरो के बारे में लोग जान गए। लेकिन कायदे से लागू कब हुआ था, 1820 में। और फिर जो आता है 1822 में लागू होता है महालवाड़ी सिस्टम। ये जो इलाका आपको देख रहा है, मध्य का जो संयुक्त प्रांत, यूपी में अभी हम लोग हैं, फिर इधर ब्रिटिश का जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है उस साइड का, ये सब लागू हो गया कौन सा, और बीच में का टुकड़ों में मालवाड़ी सिस्टम लागू हो गया। इसको लागू करने वाला दरअसल 1819 में हाल्ट मैकेंजी ने प्रस्तावित किया था महालवाड़ी को, और 1822 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लागू कर दिया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स वही वाले के बारे में युद्धों में हम लोग चर्चा किए थे,
कि नेपाल के साथ जो युद्ध था और आंग्ल मराठा का तृतीय युद्ध था, जो फाइनल बैटल थी, वो इसी के दौर में लड़ी गई थी। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1822 में लागू किया। तो सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट आया, दूसरे उसके बाद से रैयतवाड़ी से आया और उसके बाद से महलवाड़ी आया। तो परमानेंट PRM ये क्रम है, मतलब आप क्रम अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये पूछता है किसके लिए किसका एरिया सबसे ज़्यादा था। जो रैयतवाड़ी सिस्टम का एरिया था वो सबसे ज़्यादा था 52%, फिर महलवाड़ी का था 29%, मतलब 52% रैयतवाड़ी का, महलवाड़ी का 29% और परमानेंट का 19%। ये तीनों एरिया थे। इतना काफ़ी है, इतना ही इन्फॉर्मेशन रहेगी तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। फिर आते हैं अगले पे। ये जजमानी जैसी जो प्रथा है, ये जजमानी सिस्टम तो हम लोग को पता होगा। ये कहाँ का है जजमानी सिस्टम? तो जजमानी सिस्टम उत्तर भारत का है, लेकिन उससे तो उत्तर मिलेगा ही नहीं, हम लगभग चारों विकल्प कट गए हमारे। तो इसका और पता होना चाहिए। जजमानी जैसा ही सेम टू सेम एक सिस्टम है 12 बलूट करके, और ये है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 12 जातियों का उल्लेख है, उसी को लेके 12 बलूट बोलते हैं। 12 जातियों का उल्लेख है और उनके काम मेंशंस हैं कि ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ठीक है। तो 12 बलूट हो गया महाराष्ट्र का। अडाडे है कर्नाटक का, यही सिस्टम है। जो जजमानी का है वही अडाडे है कर्नाटक का। मिरासी है तमिलनाडु का। मिरासी कहाँ का है? मिरासी है तमिलनाडु का। और तमिलनाडु में क्या है कि ये शेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। शेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि जैसे फसल हुई तो कितना टैक्स देना है। एक साथ पहले जो सिस्टम था तमिलनाडु में, साथ में खेती होती थी कृषि, जैसे सोवियत सिस्टम में, मतलब वो छोटे लेवल पे तमिलनाडु में होती थी, उसको कोई विचारधारात्मक नाम नहीं दिया गया था इस वजह से, लेकिन होती थी। तो मान लीजिए खेती हुई, सब लोग साथ में मेहनत करके खेती की, उसके बाद जब कृषि कट जाती थी उसके बाद शेयर बढ़ता था कि कितना राज्य को जाएगा, स्टेट को टैक्स कितना दिया जाएगा और कितना जो है वो आपस में बांटा जाएगा गाँव के लोगों ने। इस व्यवस्था को मिरासी बोलते थे। तो बोलते थे, और बाद में जब सिस्टम वहाँ पर रैयतवाड़ी लाया गया तो उसने मिरासी को चेंज कर दिया। इस वजह से भी वहाँ पे बहुत सारी अशांतियाँ पैदा हुई। तो ये क्वेश्चन आया था 2020 में। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्रिटिश भारत में जो सैन्य बल है उनमें केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 40% के लगभग माना जाता है कि व्यय होता था। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। व्यापार संतुलन संतुलन अनुकूल होने का क्या औचित्य होता है? औचित्य ये होता है व्यापार संतुलन अनुकूल होने का कि निर्यात आपका ज़्यादा है, आयात कम है, इसको अनुकूल बोलते हैं। दूसरा क्या? क्योंकि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। अप्रतिफलित निर्यात को हम लोग समझे अगर जो, तो उसका अर्थ ये होता है अप्रतिफलित निर्यात का, भाई साहब निर्यात तो हो रहा है लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है। तो निर्यात हो रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है, क्यों? उसके लिए हम लोग को ब्रिटिश की जो आर्थिक नीतियाँ थी भारत को लेके, उसको समझना पड़ेगा। तो प्रायः इसके 3 चरण माने जाते हैं। पहला, एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति, ठीक है। दूसरा है वित्तीय पूंजीवाद का चरण, और तीसरा है नहीं, पहला है वाणिज्यवादी चरण। पहला कौन सा है? वाणिज्यवादी चरण। दूसरा है एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति, और तीसरा है वित्तीय पूंजीवाद का चरण। तो ये जो बात हो रही है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। अब पहले चरण की देखते हैं बात कि 1757 से 1813 तक ये रहा। ये करते क्या थे? इस दौरान पे इनको दीवानी राजस्व अधिकार प्राप्त हो गया था बंगाल साइड में। तो भारत से ही राजस्व इकट्ठा करके उसी से कच्चा माल खरीदते थे भारत में, और उसका निर्यात करते थे। लेकिन अब इससे होता ये था कि निर्यात का सामान तो बहुत ज़्यादा होता था, कि मतलब बहुत सारी चीज़ें भारत से जा रही हैं, लेकिन हम लोगों को लाभ क्यों नहीं मिलता था? इसका कारण ये होता था, जब ये कच्चा माल खरीदते थे भारत से, तो उसको हम उत्पादक है, जो कुम्हार मान लो मिट्टी का बर्तन बना रहा है या कपड़ा बनाया जा रहा है, तो बोलते हैं ना बांग्लादेशी ढाका का मलमल, ऐसे जो कपड़े थे स्पेशली हम लोग क्या मतलब कॉटन के कपड़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था भारत। तो जो कपड़े बनाए जा रहे हैं तो उसको उसके जो उत्पाद मूल्य है उससे भी कम रेट पे ज़बरदस्ती खरीदा जाता था। तो हम लोगों को तो कोई लाभ नहीं मिलता था, लेकिन जो निर्यात करते थे, जो अंग्रेज होते थे, उन सबको लाभ मिलता था।
तो भारत से निर्यात तो हो रहा है लेकिन लाभ भारत नहीं प्राप्त कर रहा है, तो यही होता है अप्रतिफलित निर्यात। क्या होता है? अप्रतिफलित निर्यात इसको बोलते हैं। तो वाणिज्यवादी चरण में हुआ। दूसरा क्या हो गया? दूसरा चरण है 1813 से 1859 तक, जब बाकी जो शक्तियाँ थीं उनको भी मौका मिल गया कि आइए अब भारत में चार्टर एक्ट के तहत कि व्यापार कीजिए। अब इस दौरान क्या हुआ कि अब ब्रिटिशर्स को लगा कि अब तो बाकी सब भी आ जाएंगे और यहाँ पे कंपटीशन हो जाएगा, AIC को लगा, और भारत को लाभ मिलेगा। अब भारत का निर्यात तेजी से बढ़ भी रहा था, तो उसने क्या किया कि भारतीय जो प्रोडक्ट थे उस पे 200 गुना 300 गुना टैक्स लगा दिया गया ब्रिटेन में। लेकिन ब्रिटेन के जो प्रोडक्ट आ रहे थे भारत में उसको लगभग मतलब जीरो शुल्क पे उसको मतलब डंप किया जा रहा था, यहाँ पे बेचा जा रहा था। तो इसी को एक तरफा मुक्त व्यापार कहा गया है कि जहाँ ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स को या तैयार माल को भारत में फ्री एक्सेस है, जाइए आराम से बेच के आइए, 0% टैक्स, कोई टैक्स नहीं, जाइए बस बेचिए खपाइए। और भारत का जा रहा है वहाँ पे, तो वहाँ बैरियर लगा के बैठे हैं 250-300% का कि भारत के सामान महंगे हो जाएँ या बैन कर दिए जाएँ, उसको बेचा ना जा पाए। ये दूसरा चरण हो गया। और तीसरा क्या है? वित्तीय पूंजीवाद का चरण। जब क्रांति हो गई 1857 की, उसके बाद 1859 से जब हम लोग डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में आए, महारानी विक्टोरिया थी, तो उस दौरान जो है उसको वित्तीय पूंजीवाद का चरण बोलते हैं, क्योंकि ब्रिटेन का जो अधिशेष था वो भारी लाभांश के लालच में भारत में निवेश किया जा रहा था। कैसे किया जा रहा था? जैसे यहाँ रेलवे बन रही है, तो रेल का जो मंतव्य था वो ये नहीं था कि भारतीय लोगों को लाभ मिले, वो ये था कि सेना और जो निर्यात के जो वहाँ ब्रिटेन से निर्यात किए जा रहे सामान है तो बहुत दूर तक एक्सेस मिले, भारत के आंतरिक क्षेत्रों तक एक्सेस मिल जाए, आना जाना सेना का आसान हो जाए, कम्युनिकेशन आसान हो जाए, विरोध दबाना आसान हो जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता थी। तो जो यहाँ के अंग्रेज़ थे वो बोले ब्रिटेन से कि आप पूंजी दीजिए, आपको लाभ हम लोग बहुत ज़बरदस्त देंगे। तो वहाँ की पूंजी आ रही थी, यहाँ पे लग रही थी, यहाँ अंग्रेज़ों का लाभ हो रहा था और यहाँ से जो लाभांश का पैसा था, जो डिविडेंड था, वो ब्रिटेन ब्रिटेन जा रहा था। प्लस जो गृह प्रभार बोलते हैं, ये दोनों। तो ये तीनों चरण हैं। अब इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि भारत का व्यापार संतुलन तो अनुकूल था, निर्यात तो ज़्यादा हो रहा था लेकिन निर्यात का लाभ नहीं मिल रहा था। तो ये दोनों सही हैं, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका 18वां कौन सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? यह प्रक्रिया 1813 में आरंभ हुई। तो अभी जस्ट हम लोग चर्चा करके आ रहे हैं कि एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति, जब आपका सामान वहाँ बिकेगा ही नहीं, इतना ज़्यादा टैक्स आरोपित कर दिया जाएगा तो आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे। आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आपके जो उद्योग धंधे हैं वो बैठ जाएंगे। तो वही हुआ 1813 के बाद से ये प्रक्रिया 1813 में आरंभ हुई। और दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। बिल्कुल सही बात है, चार्टर एक्ट आया था और उस समय बाकियों को भी अधिकार मिल गया भारत से व्यापार करने का, तो वो भारत में ला के सामान डंप करने लगे, लेकिन भारत का सामान बाहर बिक नहीं रहा था, तो भारत तैयार माल का बाजार बन के रह गया। बिल्कुल दोनों कथन सही हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग देखेंगे और इस पर भी हम लोग डिटेल चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। इसमें आते हैं कि ये डेट दिया हुआ है, तो कायदे से तो पूछा तो यूपीएससी 2023 में है, लेकिन इस तरह के सवालों के लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप तैयार होइए कि हर विद्रोह का डेट आपको दिन के साथ याद हो, 4 जून, 10 मई, 29 मार्च, 11 मई। खैर अब PIQ करा रहे हैं तो उत्तर तो बताना ही है। तो झांसी में विद्रोह जून में हुआ था और 20 का सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन नहीं याद है ऐसे प्रश्न तो छोड़े जा सकते हैं, आप हर युद्ध पे इतना दिमाग मत लगाइए, बात खत्म। अगला चलते हैं। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? मतलब सबसे पहले कैप्चर, क्रांति हो गई, सब लोग बिखर गए अंग्रेज, तो सबसे पहले कैप्चर हुआ था दिल्ली। कौन सा कैप्चर हुआ था? दिल्ली। 1857 की क्रांति में बरेली के विद्रोह का नेता कौन था? बरेली के विद्रोह का नेता कौन थे? खान बहादुर। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद बनारस के इलाके में मौलवी लियाकत अली जो हैं वह नेता थे 1857 की क्रांति के दौरान। फिर अगला देखा जाए कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। 4 विकल्प हैं। इसमें जो 2, 3, 4 हैं, जनरल नील, हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस, इन तीनों ने रेजिडेंसी को बचाते हुए
अपनी जान गंवाई, लेकिन जॉन निकोलसन जो थे यह दिल्ली में लड़े। जो दिल्ली को आज़ाद कराने वाली फोर्स आई थी, ये वहाँ लड़े, घायल हो गए और कुछ दिन बाद मृत्यु हुई इनकी। मरे तो जॉन निकोलसन भी थे, लेकिन ये दिल्ली वाले युद्ध में थे। तो बाकी 2, 3, 4 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला चलते हैं। कथन है एक कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसका है? ये कथन है आरसी मजूमदार का। किसका है? आरसी मजूमदार का। ऐसे संबंधित कथन कुछ इसमें स्पेक्ट्रम में दिए हुए थे, मैंने लगा दिए हैं, एक बार देख लिया जाए। आरसी मजूमदार और एसएन सेन दोनों का माना था। एसएन सेन कौन थे? सेन थे सरकारी इतिहासकार 1857 की क्रांति के, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद। और आरसी मजूमदार के बारे में तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब है कि इन दोनों का मानना था कि जो ये 57 का संग्राम था, ये कोई ऑर्गेनाइज्ड नेशनल रिवोल्ट नहीं था। मतलब ऐसे भड़कता चला गया, लोगों के मन में भावना थी, विद्रोह की भावना थी, लेकिन इसके लिए कोई ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न नहीं था कि हाँ मतलब सब लोग पहले से मिल के तैयारी करके एक दिन तय करके किए। नहीं, विद्रोही आ रहे थे, आग भड़कती जा रही थी, लोग विद्रोह कर बैठ रहे थे। कोई मतलब कह सकते हैं कि उसके पीछे एक प्लान्ड फोर्स नहीं थी। फिर चलते हैं, आरती मजूमदार का यही कथन है जिसके लिए हम लोग आंसर दिए हैं कि नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब न तो पहला था और न ही राष्ट्रीय था और न ही फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो न ही नेशनल था, न ही फर्स्ट था, न ही फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। अगला चलते हैं। वीडी सावरकर इसको बोले हैं कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ध्यान रखिएगा। एक लोग कह रहे हैं न तो ये राष्ट्रीय था, न ही ये पहला था और न ही इंडिपेंडेंस, नहीं स्वतंत्रता की लड़ाई थी, ये बोल रहे हैं आरसी मजूमदार साहब। दूसरी तरफ वीडी सावरकर साहब बोल रहे हैं कि ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। एक ब्रिटिश हैं, वो कह रहे हैं एरिक स्ट्रोक, ये कह रहे हैं एलिटिस्ट इन कैरेक्टर था, अभिजात प्रकृति का था। जो इसमें भाग लिए थे वो राजा महाराजा सामंत टाइप के थे। उनकी जो राजा महाराजाओं की जो शक्तियां थी वो क्षीण हुई थी, तालुकदारों की शक्तियां क्षीण हुई थी, तो वही विद्रोह कहे थे। एरिक स्टोक्स ये मानते हैं। लॉरेंस एंड सीले और लॉरेंस का ये मानना है, सीले और लॉरेंस का, कि मेयर सिपाही म्यूटनी, मतलब सिर्फ सैनिक विद्रोह था और कुछ इसमें कोई वर्ग इंक्लूड ही नहीं था। सैनिक विद्रोह था, सिर्फ सैनिक घूम घूम के विद्रोह किए। अब इसको मानना नहीं, इसको बस जानना है। ये हो सकता है कि सब हो, कुछ लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हों, कुछ लोग सिर्फ सैनिक हैं वहाँ लड़ रहे हैं, कहीं किसान लड़ रहे हैं, कहीं तालुकदार लड़ रहे हैं, तो हो सकता है सब कहीं न कहीं से ही हो। लेकिन ठीक है, देख लीजिए कौन क्या बोला है। टी.आर. होम्स बोले थे कि अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म, कि भाई साहब आके विद्रोहियों को पेड़ पे लटका देते थे। 15-20 विद्रोहियों को बड़े-बड़े पेड़ होते थे बरगद के, उस पे लटका देते थे। और होम्स साहब ये बोल रहे हैं कि जो बार्बरिज्म है वो भारत का है और जो ब्रिटिशर्स हैं वो सिविलाइज्ड हैं, क्योंकि वो पेड़ से लटका देते हैं। तो खैर ये व्यंग्य था, तो इसको सीधा लीजिए ये कि सिविलाइजेशन मानते थे ब्रिटिशर्स को टी.आर. होम्स, और बार्बरिज्म मानते थे विद्रोहियों को। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था टी.आर. होम्स साहब के अनुसार। जेम्स आउटरम कहते हैं, जेम्स आउटरम जनरल थे। अ मोहम्मडन कॉन्स्पिरेसी, अ मोहम्मडन कॉन्स्पिरेसी। अब देखिए ये बहुत टिपिकल टर्म है, अ मोहम्मडन कॉन्स्पिरेसी। क्या है कि मोहम्मडन कॉन्स्पिरेसी की इसी जो आरोप है उसको हटाने के लिए जो सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने एक वार पे जो 1857 का रिवोल्ट था, उस पे एक बुक लिखी थी कि ये मोहम्मडन कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, इसमें सब लोग शामिल थे। जेम्स आउटरम को वो करने के लिए, काउंटर करने के लिए। और पर्सिबल स्पीयर बोलते हैं कि 3 फेजेज ऑफ रिवोल्ट, मतलब का कोई मतलब नहीं है खास। आगे चलते हैं, आगे जन आंदोलन के बारे में। इससे पहले जो जो दूसरा वीडियो था उसमें हम लोग सारे जन आंदोलनों को देख चुके थे। अगर वो आपने देखा है तो इसको करने में आपको बिल्कुल मतलब समय नहीं लगेगा और न ही इसमें मैं समय लगाऊंगा, कि फिर दोहराव का कोई औचित्य नहीं है। आपका समय भी जाएगा, हमारा भी समय जाएगा, दोनों का महत्वपूर्ण है। चलते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है ज्वार पर, रंगपुर या दिनाजपुर के विद्रोह पे, विष्णुपुर वीरभूम के विद्रोह पे, या सन्यासी विद्रोह पे। तो सीधा उत्तर है इसका सन्यासी विद्रोह पे। एक और इनका है उपन्यास है देवी देवरानी चौधरी, वो
जो उनका उपन्यास है वो भी सन्यासी रिवोल्ट से ही संबंधित था, क्योंकि इसकी जो इस रिवोल्ट की एक कैरेक्टर थी उनका नाम था देवी चौधरी, देवीरानी चौधरी, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब यही दोनों में कोई नाम था। फिर अगला चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पावना 1873, दक्कन किसान 1875, सन्यासी 1894 और कोल विद्रोह 1870। तो ये पावना है, ये 73 से 76 तक चला था, तो इसका तो समझ में आता है। फिर दक्कन किसान विद्रोह आप देखेंगे, जस्ट पिछले हम लोग चर्चा किए थे पिछले विद्रोह में, विद्रोह के वीडियो में 1875, वो भी सही है। तो जो सन्यासी विद्रोह है वो 1800 में हुआ ही नहीं था, वो 17वीं सदी में हुआ, मतलब 18वीं सदी में हुआ था, जिसमें 1700 से डिनोट करते हैं। तो 1763 से ये शुरू हुआ था सन्यासी विद्रोह, और लगभग 1800 तक चलता रहा। और कोल विद्रोह जो है वो 31-32 में हुआ था, 1831-32 में। यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें 2 सही उत्तर होंगे। जो 2017 का प्रश्न है, इसी तरह प्रश्न गलत भी पूछे जाते हैं, तो आप इसमें 2 भी लगाएंगे, चाहे प्रश्न इसको हटा दें और चाहे दोनों को सही माने। अगले चलते हैं, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी कहाँ पे? तो हम लोग चर्चा किए थे, बिल्कुल चर्चा किए थे, कूका आंदोलन या नामधारी सिख आंदोलन पंजाब में था। अगला प्रश्न भी चलते हैं, 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए थे, सही बात है। भागलपुर के पास मेजर बरो थे, वो संथालों से लड़ाई में हारे थे। गोक्को गुड्डा एक महत्वपूर्ण नेता थे संथालों के, ये भी सही है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, लेकिन किस ये नाम है? इनका नाम लिया जाता है दीनदयाल साहब का, ये प्रमुख शोषणकर्ता थे, प्रमुख साहूकार थे, तो इस वजह से इनका नाम लिया जाता था। और चौथा है कि एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तो बेसिकली जो संथाल थे वो भागलपुर से वर्धमान के बीच, राजमहल की पहाड़ियों के बीच, उधर उनका पूर्ण वर्चस्व था, न कि ये। तो चौथा गलत है, बाकी 1 2 3 सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पावना आंदोलन कब हुआ, एका आंदोलन कब हुआ, संथाल और ताना भगत, सबको मैच कराना है। तो डी ताना भगत, D1 डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ताना भगत, डी आंसर हो गया। पावना की मैंने पिछली चर्चा की है, 1773 से शुरू हुआ था, ये 1873 नहीं है। मिस्टेक इतना सब क्यों दे रहे हैं? एका 1922 में हुआ था, ठीक है। संथाल 1855-56 में, ये भी 1800 नहीं है, पावना 1700 में हुआ था, 1773 से 85 से, 1773 से पावना। आप बता रहे हैं क्या भाई साहब? पावना रिवोल्ट, अठारह सौ तिहत्तर से 1885, 1800 में ही है। तो हम लोग पिछले प्रश्न में जो चर्चा किए थे यहाँ पे, 1800, ये रहा 1873 से 1885, ये था, ये सही है, ठीक है। ये सन्यासी विद्रोह 18वीं सदी में था, ये सही है, और बाकी सब ये सही है। तो इसको लेके जब यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो संथाल सही है, एका सही है, और पावना का जो है वो 1873 से 1885, ये भी सही है, पावना का भी ये सही है। तो इसको लेके जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, क्योंकि A2 B3 A2 B3 B, A2 B3 C1 और D4, ये सही उत्तर होगा। तो कन्फ्यूज हो जाता है दिमाग इस तरीके। अगले प्रश्न चलते हैं, अहोम विद्रोह कब हुआ था, कोल कब हुआ था, संथाल कब हुआ था, मोपला कब हुआ था? कोल हम लोग जस्ट देख के आए हैं कब हुआ था, 31-32 खोजते हैं, ये हो गया। संथाल देख के आए हैं 55-56 देखते हैं। मोपला असहयोग आंदोलन के साथ था, मोपला कौन सा ये नहीं पूछा है, लेकिन हम लोग जब ऑप्शन में वही है तो हम लोग वही देखेंगे। मोपला एक
मिड 19th सेंचुरी में भी हुआ था। तो मोपला 1921 और अहोम 1828 मिला लीजिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुकी विद्रोह, कुका विद्रोह, पावना कृषक विद्रोह, बिरसा मुंडा। तो अब इसमें जो कुका विद्रोह है वो तो हम लोग अभी जस्ट देख के आ रहे हैं, लेकिन जो कुकी विद्रोह है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मणिपुर में अभी भी कुकी और मैथियों के बीच में विद्रोह चल रहा है या युद्ध जैसी कंडीशन बनी हुई है। तो जो कुकी विद्रोह है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुकी विद्रोह दो जगह था, त्रिपुरा और मणिपुर, क्योंकि सटे जो जनजाति है कुकी जनजाति कुछ स्तर पर त्रिपुरा में भी पाई जाती है। तो कुकी विद्रोह त्रिपुरा मणिपुर में है, कुका विद्रोह पंजाब में, पावना जो कृषक विद्रोह था वो बंगाल में था और बिरसा मुंडा बिहार में। ठीक है, अगले पे चलते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आ गया है और इसके लिए भी सेपरेट वीडियो पे हम लोग चर्चा किए हैं। 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो फारसी भाषा में लिखी थी और नाम क्या था? तुहफत उल मुआहिदीन, तुल्फत उल मुआहिदीन। तो यही गिफ्ट या कह सकते हैं एकेश्वरवादियों को उपहार इसको बोले या गिफ्ट टू मोनोथिस्ट बोले, लेकिन जो लिखी गई थी मूल रूप से या फारसी में लिखी गई थी, इसका नाम था तुहफतुल मुआहिदीन। ठीक है, 1809 में। डेट याद रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि डेट इसके लिए थोड़ी महत्वपूर्ण होती है और ऐसे डेट जिसमें पहले से प्रश्न पूछे जा चुके हैं को लेके। ठीक है, फिर राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? कि हम लोग लेटर मुगल चर्चा करते हुए ये तय किए थे कि ये हम लोग देखे थे कि अकबर द्वितीय ने दी थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो दिग्दर्शन, संवाद कौमुदी, बंगाल गजट या समाचार चंद्रिका। तो संवाद कौमुदी तो खुद राजा राम मोहन राय का था, बंगाल गजट का उससे कोई मतलब था नहीं। जबकि समाचार चंद्रिका जो थी ये 1822 में शुरू की गई थी, किसके द्वारा? भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा। इनके द्वारा शुरू की गई थी और ये इन्होंने पहले संवाद कौमुदी का भी संपादक कुछ समय देखा था, लेकिन बाद में ये समाचार चंद्रिका उसके विरोध में चले गए थे। तो जो समाचार चंद्रिका थी वो इसके विरोध में खोली गई थी। फिर आते हैं, ईश्वर के बारे में सोचने के अलावा मेरे पास वक्त नहीं, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। यह एक मानवतावादी सोच का कथन है और यह स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आर्य समाज जो कथन कारण का है, आर्य कथन है, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, क्योंकि यह कारण दे रहा है कि आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो ये अपने आप में कथन और कारण दोनों दुरुस्त हैं और जो कारण है कथन की व्याख्या भी करता है, इसका ए उत्तर होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत धर्म महामंडल मदन मोहन वाल्मीकि जी ने इसकी स्थापना की थी, दिल्ली में हुआ था। अच्छा, देव समाज बनारस में, ये सही है। राधा स्वामी सत्संग लाहौर में, ये सही है। सनातन धर्म रक्षिणी सभा कलकत्ता में, ये सही है। और ये दिल्ली में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? हरिद्वार में। कहाँ हुआ था? हरिद्वार में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता था। महाराष्ट्र के थे, बड़े सामाजिक सुधारक थे, बड़े सामाजिक सुधारक थे और पहला पत्रकार भी इनको कहीं कहीं कहा जाता है। काफ़ी शानदार आदमी थे गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी कहा जाता है। अगला चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? हम लोग कल, आपको ध्यान होगा जब हम लोग इससे पहले की जो समाज सुधारकों की वीडियो थी उसमें ब्रह्म समाज का जो डेवलपमेंट देख रहे थे, कैसे ब्रह्म समाज बना, फिर उसमें देवेंद्रनाथ ठाकुर कैसे जुड़े, फिर केशव चंद्र सेन कैसे जुड़े, फिर कैसे उसमें स्किज्म होता है, कैसे वो बढ़ता है, फिर कैसे आगे ब्रह्मो मैरिज एक्ट, वही जो 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट है, यही ब्रह्मो मैरिज
एक्ट है। वहाँ जाइए, देखिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा किए हैं। इसमें ये भी दिया था कि मेल जो है वो 18 होने चाहिए, फीमेल है वो कम से कम 14 होनी चाहिए, ठीक है। ये मेंशन है ब्रह्मो मैरिज एक्ट में, ठीक है। तो पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने निभाई थी। फिर आगे चलते हैं। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम, जिसको एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 बोलते हैं, के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। तो अगर एज ऑफ कंसेंट एक्ट से ही पहचानेंगे तो ये BM मालाबारी थे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग इनको समाज सुधारकों में इनको हम लोग देख चुके हैं, कायदे से देख चुके हैं। अगला देखा जाए, प्रार्थना समाज किससे, मतलब प्रार्थना समाज में आत्माराम पांडुंग है, आत्मीय सभा में देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन और राधा स्वामी सत्संग को तुलसीराम ने उसके प्रणेता रहे हैं। तो ये वाला सही हो जाएगा। राधा स्वामी सत्संग के तुलसीराम प्रणेता रहे हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र प्रणेता उससे जुड़े भी थे। प्रणेता मतलब जो शुरुआती थे, लेकिन अब जो उससे जुड़े थे या आप काफ़ी प्रभावी रहे, उनका भी नाम ले सकते हैं। प्रार्थना समाज से आत्माराम पांडुरंग प्रणेता थे, लेकिन आत्मीय सभा के राजा राम मोहन थे। कौन थे? राजा वह 1815 में, कब? 1815 में। टैगोर साहब जो था, उन्होंने तत्व बोधनी सभा 1839 में की थी, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 की जूरी अधिनियम का, जूरी एक्ट का 1826 का विरोध किया? तो राजा राम मोहन राय ही उस समय अवेलेबल थे उस लेवल पे, उस लेवल मतलब विरोध कर लेने की हैसियत वाले। 1826 के दौरान जूरी एक्ट का विरोध किया था। दरअसल जूरी एक्ट में क्या था कि जो भारतीय थे, वो उनका जो केस है वो कोई इंग्लैंड का जज, चाहे कहीं का भी जज, उनका केस सुन सकता था। और ये हिंदुओं की या मुसलमानों की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान। लेकिन ईसाई, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो, उसका जो केस है वो कोई ईसाई जज ही या मुख्य रूप से जो विदेशी जज है वही सुनेगा। तो ये जो था जूरी एक्ट में, इसको लेके काफ़ी विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, व्यक्ति दिया गया है और उनसे संबंधित कार्य दिए गए हैं। तो डॉक्टर DK कर्वे हम लोग समाज सुधारकों में पढ़ चुके हैं। ये थे सचिव वीडो रीमैरिज एसोसिएशन के। JD बेथुन, बार बार हम लोग बेथुन स्कूल की चर्चा करते हैं। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर उसके सचिव थे। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष थे कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी JD बेथुन ने, ठीक है। अध्यक्ष ये थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका क्या था? बाल विवाह के विरुद्ध। ये कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। और BM मालाबारी बाल विवाह के एज ऑफ कंसेंट एक्ट। तो BM मालाबारी, अगर आप D का जानते, और D का क्या है? बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष, तीसरा है। और एक और कोई जानते, DK कर्वे का अगर पता रहता, A2 और D3, तो A सही आंसर हो जाता, पता चल जाता। मतलब 2 से DK कर्वे और BM मालाबारी, सिर्फ दोनों को हम लोग जानते तो काम हो जाता। इसी तरीके से एलिमिनेट होता है सवाल। फिर आगे चलते हैं। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के, हिंसा के, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी के, या सांप्रदायिकता के? तो यह तारकेश्वर शिव मंदिर में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ था। भ्रष्टाचार में कई सारी चीज़ें शामिल थी कि जैसे पैसे का भ्रष्टाचार था और अवैध गतिविधियाँ संचालित करना महंत द्वारा, ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से वहाँ पे आंदोलन हुआ 1824 में, तारकेश्वर आंदोलन। ये थोड़ा सा यूनिक चीज़ है, एक बार दिमाग में रख लीजिएगा। तारकेश्वर आंदोलन कहाँ का? बंगाल का, 1924 में। असहयोग के बाद का रख दिए टाइमलाइन में। और शिव मंदिर में मंदिरों के भ्रष्टाचार से संबंधित था, क्योंकि इसी समय अकाली आंदोलन चला था, ठीक है। तो अकाली आंदोलन चल रहा है तो वो भी भ्रष्टाचार के, वो भी जो SGPC की अकाली दल था, जो SGPC बनी थी, वह गुरुद्वारों में जो महंत या अध्यक्ष हुआ करते थे उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। उसी दौर में ये भी चल रहा था, तो इस वजह से महत्वपूर्ण है। फिर हाली पद्धति की हम लोग बात करें, हाली पद्धति संबंधित थी किससे? ये बंधुआ मजदूरों से संबंधित थी। और बेसिकली हाली पद्धति का उपयोग कहाँ किया जाता था? कि
कि बारदोली जो क्षेत्र है उसमें काली पराग जनजाति थी। बारदोली क्षेत्र में काली पराग जनजाति पाई जाती थी और इनको जो बड़ी जातियाँ थी उनको पुश्तैनी मजदूर के तौर पे रखती थी कि मतलब तुम उनके मजदूर हो, हरवाह हो और तुम्हारे बेटा जब पैदा होगा वो भी उसका हरवाह होगा। तो इस तरीके से हाली पद्धति बारदोली में थी और वो बंधुआ मजदूरी से संबंधित थी। फिर आगे आते हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। तो इसको करने से पहले एक बार इसका जो वैल्यू एडेड मटेरियल है उसको देख लेते हैं तेज़ी से, कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी। तो सबसे पहले जो राजनीतिक संस्था थी, हल्का सा अगर पहले तो वीडियो जब आपको ब्लर दिखे चाहे किसी तरीके का दिक्कत हो तो उसमें आप एडवांस सेटिंग में जाके उसको उसका जो 720p कर लीजिए या उससे 1080 का कर लीजिए, जो भी चल पाए कम से कम इतना कर लीजिए जिससे कि आप क्लियरिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। इसमें हल्का सा ऊपर मैं बोलूँगा आवाज़ से सिंक आप कर लीजिएगा। जैसे बंग भाषिका प्रकाशिका सभा 1836 में, ठीक है, बंग भाषिका प्रकाशिका सभा पहली संस्था थी या राजनीतिक संस्था थी जो स्थापित हुई कांग्रेस से पहले। यह राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा स्थापित की गई थी। किसको द्वारा? राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा। क्या इसका उद्देश्य था? तो शासकीय नीतियों की चर्चा, ज्ञापन और याचिकाओं के माध्यम से समस्या निवारण। तो सिर्फ याद रखिएगा 1836 में हुई थी। टाइमलाइन इंपॉर्टेंट होता है ऐसे चीज़ों का। फिर अगला है लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में, लेकिन इससे पहले ये जमींदारी एसोसिएशन के रूप में काम कर रही थी। जमींदारी एसोसिएशन के रूप में 1837 में ये इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में इसका नाम लैंड होल्डर्स सोसाइटी कर दिया गया 1838 में। कौन कौन इसमें शामिल था? द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव और प्रसन्न कुमार टैगोर, क्या प्रसन्ना कुमार टैगोर इत्यादि लोग इसमें शामिल थे। क्या इसका उद्देश्य था? कि जमींदारों के हितों का संरक्षण करती थी और राजनीतिक गतिविधियां जैसे संवैधानिक विधियों के अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का प्रयास करती थी। लंदन में 1839 में स्थापित ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से इसने सहयोग किया भारत में, ठीक है। तो अब ये लंदन की सोसाइटी कौन सी थी, जरा इसको भी देख लिया जाए। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन 1839 की जो थी, यह विलियम एडम द्वारा स्थापित की गई थी और ये विलियम एडम साहब आए थे भारत, राजा राम मोहन राय से मिले थे। उसके बाद प्रभावित होकर या भारतीयों की समस्याएं देख के ये गए लंदन, वहाँ पे भारतीयों को के कंसर्न को वहाँ के लिए जागरूक करने वाली, मतलब जो ब्रिटिश जनमत था तो भारतीयों के कंसर्न से जागरूक करने के लिए एक संस्था स्थापित की। इसमें और कौन कौन था? जॉर्ज थॉमसन थे, विलियम एडेंस थे, मेजर जनरल जॉन ब्रिग्स ब्रिग्स BRIGS ब्रिग्स, मेजर जनरल ब्रिग्स इत्यादि इसमें शामिल थे। और 1841 में ब्रिटिश इंडिया एडवोकेट नामक 1841 में समाचार पत्र भी प्रकाशित करने लगा। कौन? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। फिर अगला देख लेते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसी आप पिछली बात कर रहे हैं ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, लेकिन इसकी शाखा खुली बंगाल में, उसका नाम दिया गया ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। यह गठित हुई 1843 में। तो जॉर्ज थॉमसन, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रमोहन चटर्जी, परमानंद मिश्र इत्यादि इसमें परमानंद मित्र इत्यादि ने मतलब इसकी स्थापना में सहयोग दिया और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की सहयोगी शाखा थी भारत में। फिर चलते हैं, बात करते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण शाखा है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। कौन कौन थे इसको स्थापित करने वाले? राधाकांत देव, द्वारकानाथ टैगोर, मतलब जो उससे जुड़े हुए थे लैंड होल्डर सोसाइटी से, वो थे। हुआ क्या कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी यह धन के अभिजात तंत्र का प्रतीक थी। मतलब जो बड़े बड़े धनाढ्य, उस समय जमींदार ही सबसे बड़े धनाढ्य हुआ करते थे। जो बड़े धनाढ्य थे जमींदार, वो थे लैंड होल्डर सोसाइटी में। और जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, वो ज़्यादा पढ़े लिखे जो बुद्धिमान लोग थे वो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में थे। तो इन दोनों को मर्ज करके सोची गई एक शानदार संस्था बनाते हैं जो इन सब का कंसर्न को कवर करे। तो वो बनाई गई ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 का। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 1843 वाली संस्था है ये, और 1838 वाली संस्था है ये, 1838 और 1843 की संस्था मर्ज करके 1851 में सोसाइटी दूसरी बनाई गई, ठीक है। अब 1851 में ये बनी और 52 में इसकी शाखाएं बॉम्बे में बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन के रूप में स्थापित हुई। इसके कुछ काम क्या थे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के? तो 1853 के चार्टर्ड एक्ट के लिए इसने सुझाव याचिका दी ब्रिटिशर्स को।
इसमें क्या था कि भारतीयों को प्रशासनिक तंत्र एवं विधायी प्रतिनिधित्व बढ़े और नमक और आबकारी जैसे जो कर हैं वो कम किए जाएं। इसकी याचिकाओं को अंशतः स्वीकार किया गया और गवर्नर जनरल की जो विधायी उद्देश्य वाली कमेटी थी उसमें 6 सदस्यों को चुना गया, भारतीय सदस्यों को। और जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था 1851 वाला, उसका मुखपत्र कौन सा था या समाचार पत्र कौन सा निकालता था, वो हिंदू पैट्रियट। वो समाचार पत्र की चर्चा हम लोग करेंगे, हिंदी पैट्रियट की। और हरिश्चंद्र मुखर्जी जो थे इसके संपादक हुआ करते थे। फिर अगली संस्था कौन सी है, यह है शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित इंडियन लीग 1875। ठीक है, ये क्या करती थी, राष्ट्रवाद को प्रेरित और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करती थी। और शिशिर कुमार घोष के बारे में थोड़ा अगर जान लें तो ये बंगाली भाषा का एक प्रमुख पत्र था, अमृत बाजार पत्रिका, जो कि 1868 में स्थापित हुआ था। तो इसके संस्थापक थे कौन, शिशिर कुमार घोष। और 1868 में के बाद 10 साल बाद 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया। तो उस समय रातों रात इसने अपनी भाषा बंगाली से अंग्रेजी कर ली, ताकि उसके जो ड्रैकोनियन लॉ था वर्नाक्यूलर, उसके अंडर वो न आए, क्योंकि वर्नाक्यूलर लैंग्वेज के या नेटिव लैंग्वेज की जितने पेपर थे उसके अंतर्गत आते थे। अगर अंग्रेजी में कर लिया तो अमृत बाजार पत्रिका उससे बच गई। फिर आते हैं, अगला है इंडियन एसोसिएशन, 1876 का इंडियन एसोसिएशन। इसके संस्थापक कौन थे, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु भी कहा जाता है। और पूर्ववर्ती आईएनसी की या इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो भी पूर्ववर्ती संस्थाएं थी उनमें सबसे प्रमुख थी इंडियन एसोसिएशन। इसने मेजनी से प्रेरणा ली थी। किससे प्रेरणा ली थी, इटली की मेजनी थे, इटली का जिन्होंने एकीकरण किया था उससे प्रेरणा ली थी। और जिस प्रकार मेजनी ने इटली का एकीकरण किया था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ऐसा मानते थे कि संयुक्त भारत की जो अवधारणा है वही हमारे लिए सही है। संयुक्त भारत की अवधारणा को मानते थे। एक और काम हुआ इस दौर में, लिटन द्वारा सिविल सेवा में भाग लेने की अधिकतम आयु 19 वर्ष कर दी गई, घटा के। अधिकतम, न्यूनतम नहीं, अधिकतम। सिर्फ 19 वर्ष तक ही आप सिविल सेवा परीक्षा दे सकते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात थी, वो भी उस समय। आज निकालना मुश्किल है, उस समय सोचिए। एनडीए के लिए ऐसा रूल है अभी, 19.5 साल ऐसा कुछ एज है। लेकिन अभी सोचो कि उस समय अधिकारी बनने के लिए, चाहे उस तरह सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपको 19 साल उम्र कर दी गई, जो कि लगभग असंभव हो गया भारतीयों का बनना। फिर ये जो आंदोलन चलाया उन्होंने उसको भारतीय सिविल सेवा आंदोलन बोलते हैं, जिसको चलाया कौन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, अब 1883 में क्या हुआ कि ये जो इंडियन एसोसिएशन थी, तो 1883 में इसकी पहली ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इसकी पहली 1883 में इसकी ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और 1885 में इसकी दूसरी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ठीक है, इसीलिए जो बनर्जी थे वो कांग्रेस के पहले सेशन 1885 में उपस्थित नहीं रहे। एक जस्ट एक साइड इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर थोड़ी और संस्थाएं हैं छोटी छोटी। 1800 जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था 1851 वाला, उसकी शाखा जो बॉम्बे में बनी उसको क्या बोले हम, बॉम्बे एसोसिएशन बोले। ठीक है, बॉम्बे में और कौन सी सभा थी, पूना सार्वजनिक सभा 1870 वाली, इस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं। एमजी रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी, एसएच चिपलूणकर इसमें शामिल थे। और कालांतर में तिलक अप्पा साहब भी इसके अध्यक्ष बने। यह पूना सार्वजनिक सभा हो गई। एक महत्वपूर्ण सभा और भी है जो जिसके बारे में जरूर ध्यान रखना है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, 1885 में बना था। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग या केटी तेलंग, ये तीनों इसके संस्थापक थे। फिरोज शाह मेहता कौन थे, बॉम्बे के प्रमुख वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। तैयब जी कौन थे, ये भी प्रमुख वकील थे और कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे, तीसरे सेशन के। और केटी तेलंग ये बॉम्बे उच्च न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश थे और पहले भारतीय कुलपति थे। केटी तेलंग, यही केटी तेलंग थे जो प्रार्थना समाज की बैठकों में भाग तो लेते थे लेकिन उसके सदस्य नहीं थे। खैर आगे चलते हैं। मद्रास, जैसे जब ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 की शाखा मद्रास में स्थापित हुई, उसका नाम दिया गया मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852। उसको संस्थापित करने वाले कौन थे, गजूला लक्ष्मी नारासु चेट्टी। तो बेसिक याद रखिएगा, जी लक्ष्मी चेट्टी। अगर पूरा ना याद हो तो जी लक्ष्मी चेट्टी याद कर सकते हैं, बस काम निकल जाए। 1867 तक चली, एक साल लक्ष्मी चेट्टी की मृत्यु 1866 में हो जाती है, 67 तक ये संस्था काम करती है। फिर एक और महत्वपूर्ण संस्था है दक्षिण की, मद्रास महाजन सभा 1884। पी आनंद चारुलू, जी सुब्रमण्यम अय्यर और एम वीर राघवाचारी ने इसकी संस्थापना की थी।
और राष्ट्रवादी गतिविधियों जैसे विधायी परिषद में सुधार या अधिक प्रतिनिधित्व मिले इसका काम करता था मद्रास महाजन सभा। फिर हम लोग आते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 पे। ये बाद में ये जैसे ब्रिटिश में जो दो संस्थाओं की बात की जाए तो एक 1839 वाली संस्था है, कौन सी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 वाली लंदन में जो स्थापित हुई थी। और दूसरा कौन सा है भारत के बाहर, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, मनमोहन घोष ने इंग्लैंड में राजनीतिक प्रचार करने और भारतीय की समस्याओं की चर्चा करने के लिए भारतीयों के हित एवं कल्याण के कार्य के लिए इसकी स्थापना की थी 1866 में। इतना पर्याप्त है। फिर आते हैं हम लोग कितने बार, लगभग 42 था। एक निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से नहीं थे? तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग प्रयासों से बम्बई में ये तो हम लोग जस्ट देख के आ रहे हैं, तो कौन कौन था नहीं, आनंद चार्लू नहीं थे। संस्थापकों में से एक था, माफ कीजिए गलत नहीं था, और हमें अंतर देखना पड़ेगा। तो एक जो थे वो फिरोज शाह मेहता थे, तीन जो थे अभी जस्ट हम लोग देख के आ रहे हैं, इसका ये हो जाएगा कौन एक था। और निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, अच्छा, द इंडियन एसोसिएशन, और मद्रास नेटिव एसोसिएशन, और लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो हम लोग चर्चा किए द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये हम लोग देख के आए हैं, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन देख के आए हैं, और लैंड होल्डर्स सोसाइटी देख के आए हैं। और द इंडियन एसोसिएशन की हम लोग चर्चा जब देखें हैं उसको, देखिए तो लगभग ये चारों जो संस्थाएं हैं, इंडियन एसोसिएशन, ये भी तो है आपका एस एन बनर्जी वाली और आनंद मोहन बोस वाली संस्था है। तो ये चारों संस्थाएं, और ब्रिटिश इंडिया, ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन भी है, और इंडियन एसोसिएशन भी है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन भी है, और लैंड होल्डर सोसाइटी भी है, चारों हैं। अब एकदम से हम इसको क्या कहते हैं, बाल पकड़ने पे आ जाएं तो ऐसे होगा, देखिए कि ब्रिटिश इंडियन है, इसमें ब्रिटिश इंडिया लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग ना माने, तो इस वजह से ये हो जाता है। लेकिन ये इसमें चारों शामिल है, इस वजह से मोटी मोटा देखा तो चारों शामिल है। फिर देखते हैं अगले प्रश्न पे कि कथन है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। कारण क्या है, वो ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो ये दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है, तो इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग, इन सबको क्रम से लगाना है। अब ये बता के आ रहे हैं, अब देखिए क्रम से लगाइए और उत्तर दीजिएगा। 50 का क्या, ए, बी, सी, डी, इसको लगाइएगा, ठीक है। फिर आते हैं, अगला ये है, इसको मिलाना है। अभी जस्ट हम जैसे संस्थापकों में कौन कौन था, तो इंडियन एसोसिएशन में कौन था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा में रनाडे साहब, प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में फिरोज शाह मेहता, मद्रास महाजन सभा में चार्लू साहब। तो मैच करिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो हम लोग कल ही चर्चा कर चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में थी, जिसमें हम लोग सुधार आंदोलन की चर्चा कर रहे थे। तो उसमें सैयद अहमद खान के साथ हम लोग चर्चा किए थे। राजा शिव प्रसाद जो थे बनारस के, उनके साथ इन्होंने 1888 में ये संस्था 1888 में ये संस्था गठित की थी। फिर आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में चर्चा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सेशंस है उसको लेकर हम लोग अलग क्लास करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग तेजी से देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज थे, ये जॉर्ज जो थे वो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। अगला फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना? तो इसका उत्तर तो सही, बाल गंगाधर तिलक है, ये कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। लेकिन और कौन कौन है, जैसे एनी बेसेंट क्या है, 1917 में बनी थी। लाजपत राय 1920 का जो कलकत्ता का स्पेशल अधिवेशन था उसमें थे। मोतीलाल नेहरू 2 बार थे, 1919 और 1928, तीनों बने थे, ये नहीं बने थे। अगला देखते हैं,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, अमृतसर अधिवेशन 1919 वाला, इसमें भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने या चेरियार सी विजय राघव चेरियार ने किया था? ये नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी 1920 में, जो नागपुर अधिवेशन हुआ था। फिर लखनऊ अधिवेशन का अंबिका चरण मजुमदार थे और गया अधिवेशन का CR दास थे। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो जो वी राघवाचारी का जो अधिवेशन था नागपुर अधिवेशन, उसी में पहली बार उसने अपनी नीति घोषित की। अगले प्रश्न चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न अधिवेशन थे उनके बारे में। तो मेरठ के बारे में अगर आप न भी पता हो तो कानपुर के बारे में 1925 वाला पता होना चाहिए, क्योंकि यही जो भारत की ईश्वर कोकिला थी सरोजिनी नायडू, इसकी अधिवेशन की अध्यक्ष थी 1925 वाले। बनारस का हुआ था, लखनऊ का याद होगा तो लखनऊ कर लीजिए 1916, बनारस का हुआ था 1905, बचा मेरठ 1946। ये मैच हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में, 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो लगातार 6 वर्ष 40 से 46 तक अध्यक्ष रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। फिर आता है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो किशन बनर्जी, अरविंदो घोष, फिरोज शाह मेहता या दादा भाई नौरोजी? तो इसका जो सही जवाब है दादा भाई नौरोजी थे, क्योंकि 1904 से ये कहने लगे थे कि स्वशासन होना चाहिए। 1905 का जो अधिवेशन था बनारस, उसमें इन्होंने अभिभाषण भी दिया कि मतलब स्वशासन को लेके इन्होंने अपनी बात रखी। 1906 में जब ये अध्यक्ष बने तब तो इन्होंने स्वशासन को लेके एक क्या कहते हैं, एक प्रस्ताव भी लाया था। तो दादा भाई नौरोजी लगातार लगे रहे। फिर अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो ये कहा था मैक्स मूलर साहब ने। फिर आते हैं 63वां। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अनुशीलन समिति, अखिल भारतीय मजदूर संघ, युगांतर की यूनाइटेड पेट्रियाटिक संघ? तो अनुशीलन समिति जिम्मेदार थी इसके लिए। अगले प्रश्न पे, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने एक पीने हुए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? ज़्यादा चांस ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, ऐसे ही शामिल कर दिया था कि पता रहे कि राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। ठीक है, क्रांतिकारियों को लेकर थोड़ी भावनाएं आ जाती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता और M.A. अंसारी। तो आप लोग को पता होगा M.A. अंसारी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, और मुख्तार अहमद अंसारी इनका नाम था। इनको नहीं जानते होंगे तो इनके पोतों को जानते होंगे आप, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर रहे हैं। ये काफ़ी कायदे के आदमी थे M.A. अंसारी। ठीक है, अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस, अमीरचंद, काकोरी षड्यंत्र केस, अशफाकुल्ला, लाहौर षड्यंत्र केस, जतिन दास और नासिक षड्यंत्र केस, रास बिहारी बोस? तो ऊपर के तीनों तो सही है, लेकिन जो नासिक षड्यंत्र केस है ये सावरकर बंधु, इसके मतलब सावरकर बंधु इससे संबंधित थे, तो इस वजह से इसको सही नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण कब का है? 1910 का। अच्छा, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण कब का है? 1914 का। लाहौर षड्यंत्र 1916 और 1930, और काकोरी षड्यंत्र यह 1925 का। ये कब है? ये तो आपको काकोरी वाला याद होगा, बाकी भले आपको मतलब ना पता हो, लेकिन काकोरी वाला पता होगा, तो इस वजह से सही उत्तर तो ये हो जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण क्या था। तो हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था कि एक जो मणितल्ला बमकांड हुआ था उसकी जांच कर रहे इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई थी। उसी को शमशुल आलम नाम था इंस्पेक्टर का, उसी को बोलते थे हावड़ा षड्यंत्र। ठीक है, दूसरा विक्टोरियन षड्यंत्र को देखते हैं तो इसी को हिंदू जर्मन षड्यंत्र बोला गया। दरअसल 1914 में
1914 में ही बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सॉरी लीग नहीं, कमेटी थी, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की गठन हुआ 1914 में। इसके बाद ही इसको हिंदू जर्मन षड्यंत्र बोला जाने लगा और विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण इसको कहते हैं। लाहौर षड्यंत्र आपको पता ही है कि वो जो 30 वाला वो हत्या वाला था, जिससे संबंधित थे हमारे सैंडर्स की हत्या पे जो था केस को, लाहौर 29-30 वाला, और 1916 में जो ऑल इंडिया लेवल पे विद्रोह की योजना थी, दोनों सही है। काकोरी काकोरी का आपको पता ही हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। काकोरी किसके अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? अंबिका चक्रवर्ती थे, वो सदस्य नहीं थे। भगत सिंह, यशपाल, छबीलदास, रामचंद्र और भगवती चरण बोहरा ये सदस्य थे नौजवान सभा के 1926 में गठित। भगत सिंह, यशपाल, छबीलदास, रामचंद्र, भगवती चरण बोहरा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टिकार्ट की हत्या का प्रयास किया? तो गोपीनाथ शाह ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर गोपीनाथ शाह ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर को 1924 में मारने का प्रयास किया था, लेकिन चार्ल्स टिकार्ट की जगह एक साधारण अंग्रेज नागरिक था, वो मारा गया था। अगला प्रश्न देखा जाए। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो इस तरह जो सोचता था फिलोसफिकल ढंग से भगत सिंह सोचते थे भाई, भगत सिंह ने कहा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसके बारे में तो अभी तो हम लोग देख के आ रहे हैं, उससे हो जाएगा काम। गदर पार्टी 1913, चिटगांव 1930, बर्लिन इंडिपेंडेंस कमेटी 1914, केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929। असेंबली बम कांड कौन किया था? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ये लोग गए थे। तो इसको आप आगे पीछे लगा के इसका उत्तर दीजिएगा। उत्तर तब दीजिएगा ऐसे, जैसे क्वेश्चन 72 का ए या बी या सी या डी। वैसे बहुत इन्वॉल्व होना आप लोग होते नहीं है, तो अच्छी बात है, गुड फॉर यू। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरुदेव, वी डी सावरकर, सरदार भगत सिंह। ये टाइपिंग मिस्टेक है, चाहे वो आयोग की है। बाबा गुरुदित्ता नाम था इनका। क्या नाम था? बाबा गुरुदित्ता। तो कामागाटू प्रकरण से ये संबंधित है। वह कौन था जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो रास बिहारी घोष ने की थी। अगला प्रश्न। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर, गॉडरिक, एच रिजले, एटी अरुंडेल। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय पे था सर एंड्रयू फ्रेजर। इसी की फ्रेजर रिपोर्ट थी, पहले पुलिस आयोग जो बना था, इसी फ्रेजर आयोग इसी के नेतृत्व में बना था। ठीक है, तो 70वां हो गया। अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया? या होता है ना कि जैसे आंदोलन के दौरान सबसे ज़्यादा गाया जाने वाला या एक प्रतीक गीत होता है, जैसे मोटो होता है, वैसे जो गीत होता है शीर्षक गीत, टाइटल सॉन्ग कह सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बन गया था वंदे मातरम। अगला प्रश्न। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किससे जुड़े थे? असहयोग से, सविनय अवज्ञा से, स्वदेशी से, भारत छोड़ो आंदोलन से? यह स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे H.W. नेविल्सन। दरअसल ये चार महीने तक भारत में रहे और द न्यू ब्रिटेन, इनकी जो रिपोर्ट थी वो बाद में बुक फॉर्मेट में आई, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। यह पुस्तकाकार
ढांचे में बाद में इसको लाया गया द न्यू स्पिरिट इन इंडिया को। फिर अगले पे चलते हैं। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग इनमें से सर्वप्रथम किया था बाल गंगाधर तिलक ने, और अगर निरपेक्ष रूप से देखा जाए तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, लेकिन विकल्पों में मौजूद नहीं है तो इनको माना जाएगा। अगले पे चलते हैं। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? तो बेसिकली ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। मैंने भी बताया कि बनारस के अधिवेशन में जो 1905 में हुआ, उसी में दादा भाई नौरोजी ने ये बात कही थी या रखा था अपना पक्ष। इसको औपचारिक रूप से कलकत्ता का अधिवेशन में रखा गया जब वो अध्यक्ष थे। तो मुख्य रूप से इसका आंसर जो है वो ये होना चाहिए, लेकिन कहा जाता ये इसमें क्या हुआ था कि आयोग ने बाद में इसको निरस्त कर दिया था, उत्तर निरस्त कर दिया था, कोई उत्तर नहीं था इसमें, क्वेश्चन निरस्त कर दिया। 80 पे चलते हैं कि दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। दूसरा, 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया। तीसरा, उन्हें गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुप्तार का आरंभ किया, और उन्हें 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो यही चौथा गलत है, क्योंकि उन्हें 3 बार अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, और ये देखा जाए 1886, 1893 और 1906। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। मुस्लिम लीग एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो मुस्लिम लीग के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि एक ढाका में 1906 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, का नाम था ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, और इसमें जो है वो जो नवाब सलीमुल्लाह थे, उन्होंने प्रस्ताव ले आया एक ऐसी लीग या ऐसी सभा, ऐसी संस्था होनी चाहिए, और ऐसी मतलब जो प्रस्ताव लाया तो उसका गठन किया गया, और शुरुआत में उसका जो हेडक्वार्टर रखा गया, कहाँ रखा गया उसको? लखनऊ में। जो संस्था गठित की गई उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आगा खां। और संस्था के सचिव कौन कौन थे? मोहसिनुल हक, मोहसिनुल मुल्क, और दूसरे थे वकारुल मुल्क। तो 2 सचिव थे, अध्यक्ष आगा खां थे, और लीग का हेडक्वार्टर लखनऊ में था, लेकिन जो प्रस्तावक थे वो नवाब सलीमुल्लाह थे। तो ये रहा पूरा आपका डिटेल मुस्लिम लीग के बारे में। और इसकी जो स्थापना मानी जाएगी, चूंकि इसमें आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह दोनों दिया है, इसको माना जाएगा कि नवाब सलीमुल्लाह ने स्थापना की, क्योंकि प्रस्तावित उन्होंने किया था। तो वो संस्था बनने के पहले से थे, मतलब पहले तो सब लोग थे, लेकिन पहले से वो इंटरेस्टेड उस तरीके से थे, इस वजह से माना जाएगा कि नवाब सलीमुल्लाह खां इनमें प्रथम थे। अगर नवाब सलीमुल्लाह नहीं होते, बाकी दूसरा विकल्प में होता, तो आगा खां को मानते कि संस्थापक ये थे, क्योंकि संस्थापक अध्यक्ष थे। फिर पहले आते हैं, फिर आगे आते हैं। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन की बात हो रही है कि 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? आसान है, लॉर्ड हार्डिंग थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो कायदे से देखिए, जो लखनऊ अधिवेशन था, अरे यार 1916, और उससे लेके जो खिलाफत असहयोग खिलाफत तक
ठीक है, लगभग 1922 तक। ये जो समय है, इस समय तक मातहत था। फिर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? सी आर दास, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर और बीजी तिलक। तो सी आर दास नहीं जुड़े थे, बाद में इन्होंने जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया तो उन्होंने एक अपना अलग दल कांग्रेस के भीतर रहते हुए बनाया, लेकिन यह होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। स्वराज पार्टी बनाई इन्होंने। फिर चलते हैं, गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया? तो इसका उत्तर है बी, पीटर मारिज बर्ग। क्या है? पीटर मारिज बर्ग। अगला प्रश्न है, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया था। अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की, ये भी सत्य है। दूसरा है, कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया था, ये भी सही है। तीसरा है, उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन कॉलेज में किया था, सही बात है। और चौथा, रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित थे, ये भी सत्य है। तो चारों सही हो जाएंगे। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत में नियोजित विकास या प्लान डेवलपमेंट का किसने विरोध किया था? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी? तो महात्मा गांधी का सही उत्तर हो जाएगा। प्लान डेवलपमेंट का इन्होंने विरोध किया था। फिर निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न ये है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो इसको किया था माउंटबेटन ने, जो कि फर्स्ट वायसराय थे स्वतंत्र भारत के, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले वायसराय थे। फिर आते हैं, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ पे दिया था? तो पहला जनभाषण महात्मा गांधी ने अपना बीएचयू के उद्घाटन समारोह में 1916 में दिया था, वाराणसी में। फिर अगले प्रश्न पे, चंपारण 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 कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो जो अनुग्रह नारायण है वो गलत है, ये नहीं थे। बाकी अध्यक्ष कौन थे? एफ जी स्लाई अध्यक्ष हुआ करते थे। और सदस्य कौन थे? डीजे डीजे रीड थे। महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी हुआ करते थे। एक एलसी अदामी थे। फिर राजा हरिप्रसाद नारायण, मतलब राजा अनुग्रह नारायण भी थे, लेकिन वो नहीं, हरिप्रसाद नारायण सिंह थे। एक और सदस्य जी रैनी। और जो सचिव थे उनका नाम था MEL टेलर। क्या बोलते हैं, MEL टेन्नर। तो टेन्नर याद रखिए, टेन्नर सही है। टेन्नर कौन थे? सचिव थे। FG स्लाई अध्यक्ष थे। और डीजे रेट महात्मा गांधी, LC अदामी, राजा हरिप्रसाद नारायण और जी रैनी इसके सदस्य थे। फिर अगला चलते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकॉम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, सही है। और महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। भाग तो लिया था लेकिन प्रत्यक्ष नहीं लिया था, समर्थन किया था और निर्देशन किया था। तो इस प्रकार से दोनों सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, यूपीएससी प्री 2021 का सवाल था। वर्ष, किसान आंदोलन की बात हो रही है। वर्ष 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो इसमें इंद्रनारायण द्विवेदी ने किया था, गौरीशंकर मिश्र जी थे और मदन मोहन मालवीय जी थे।
अगले प्रश्न को देखा जाए। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस 1936 में हुई थी, ठीक है। इसके महासचिव के रूप में चुना गया था स्वामी माफ करिए, इसके अध्यक्ष चुने गए थे, अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद और महासचिव थे एनजी रंगा। दरअसल अखिल भारतीय किसान कांग्रेस को बाद में नाम इसका बदल के अखिल भारतीय किसान सभा कर दी गई, ठीक है। और आगे का जो फैजपुर में, जैसे ये 36 में हुआ था, तो 1937 में जो फैजपुर का अधिवेशन था, तो कांग्रेस के अधिवेशन के साथ ही इसकी दूसरा सत्र इसका लगा, इसका अखिल भारतीय किसान सभा का दूसरा सत्र लगा 1937 के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन के साथ। और उसके जो अध्यक्ष बने, तो महासचिव रहे पहले एनजी रंगा, इसके अध्यक्ष बनते हैं फैजपुर अधिवेशन के दौरान जो इसका सत्र आयोजित हुआ। तो एनजी रंगा बाद में अध्यक्ष बने, पहले उस समय क्या थे, पहले महासचिव थे। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था और संबोधित भी किया था किसान सभा को, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सम्मेलन को। चलते हैं ट्रेड यूनियन आंदोलन के दौरान। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की किसने की? एनएम जोशी ने, बीपी वाडिया ने, वीवी गिरी ने कि ऐसे टांगे ने? दरअसल बीपी वाडिया ने 1918 में मद्रास मजदूर संघ की स्थापना की और ये प्रथम आधुनिक संघ था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1929 में नागपुर में संपन्न जो AITUC की अध्यक्षता थी, तो इसके लिए इसमें आया नहीं है क्या? हाँ, ये लगा। इसके लिए एक नोट से मैंने एक पेपर लगाया है, इसको ऐसे देखिए कि अब वो पूछ रहा है 1929 के दौरान कौन अध्यक्ष है। अब AITUC जो थी वो गठित हो रही है 1920 में। कब गठित हो रही है? 1920 में। पहला सत्र आयोजित होता है अक्टूबर 1920 में बम्बई में। इसके अध्यक्ष हैं लाला लाजपत राय और सचिव हैं VM पवार। दूसरा सत्र 1921 में झरी में आयोजित होता है। इसके अध्यक्ष हैं जोसेफ बैप्टिस्टा, ये भी पूछ सकता है, दूसरे 1921 में। और इसके महासचिव हैं दीवान चमन लाल। 1923 में तीसरा इसका होता है, एक साल छोड़ के, ठीक है। लाहौर में होता है तीसरा सत्र। CR दास अध्यक्ष बनते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, CR दास अध्यक्ष बनते हैं। और ये CR दास तीसरे और चौथे दोनों सत्रों के अध्यक्ष रहते हैं। CR दास 1923-24 दोनों सत्रों के, चाहे 1930 और 25 दोनों सत्रों के अध्यक्ष रहते हैं CR दास। इसके इस समय महासचिव दीवान चमन लाल रहे हैं। फिर 7वां सत्र 27 में होता है दिल्ली में, और दीवान चमन लाल इसके अध्यक्ष बन जाते हैं, मतलब प्रमोशन हो जाता है, महासचिव से अध्यक्ष बन गए। और इस समय महासचिव होते हैं NM जोशी। कौन होते हैं? NM जोशी। 9वां सत्र 1928 में आयोजित होता है। अब ये दोनों महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसके एक के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं, एक के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस हैं। तो 9वां सत्र जो है 1928 में झरिया में आयोजित होता है, झरिया झारखंड। और जवाहरलाल नेहरू जो हैं उसके अध्यक्ष थे और NM जोशी यहाँ पे उपाध्यक्ष थे। NM जोशी सेम यही। और 10वें सत्र जो 1929 में हुआ नागपुर में, उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस से और महासचिव SV देशपांडे थे। तो और कुछ 9 भी याद रहे तो 9वां 10वां, क्योंकि अब 29 वाला याद है तो 28 में पहले नेहरू फिर सुभाष चंद्र बोस, ये याद कर लीजिए। और तीसरा सत्र याद कर लीजिए, तीसरा चौथा CR दास। अब पहला लाला लाजपत राय लगभग लोगों को याद भी होगा, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दीवान चमन लाल महासचिव, आंख मूंद के मार सकते हैं, 2-2 3-3 बार महासचिव रहे हैं, तो इनको देखा जा सकता है। तो ये इस हिसाब से जो इसका उत्तर हो जाएगा वो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। और अगला है कि निम्नलिखित में किस केस के संदर्भ में जो चर्चा हुई और किस केस के समस्त संसार में चर्चा हुई? अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन और HG वेल्स, हेराल्ड लस्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियाँ की थी। कम्युनिस्टों से संबंधित जो मुकदमा था, मेरठ षड्यंत्र केस में, ये सब किया गया था। और प्रमुख जो मतलब गिरफ्तारियाँ हुई थी उसमें शामिल कौन कौन था?
तो श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, पीसी जोशी और शौकत उस्मानी। और भी थे लेकिन ये महत्वपूर्ण थे। मेरठ षड्यंत्र केस में इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। 1900 ये मुकदमा कब से कब तक चला? 1929 से 1937 के दौरान ये मुकदमा चला। अगले प्रश्न पे आते हैं। सौमेंद्र नाथ टैगोर जो हैं, इनके द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? दरअसल ये क्रांतिकारी साम्यवादी दल इन्होंने बनाया था, सौमेंद्र नाथ टैगोर ने 1934 में, ये सीपीआई से अलग होके। सौमेंद्र नाथ टैगोर। तो इस तरह से हम लोग 100 प्रश्न कर चुके हैं आज, उसके साथ वैल्यूडेड मटेरियल भी देख चुके हैं। समय ठीक ठाक हो चुका है, तो इसके बाद हम लोग अगले क्लास में इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और उसके साथ कुछ वैल्यूडेड मटेरियल जो ले आ जाएंगे। अगर आप लोग का उत्साह ठीक रहता है तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट में इसको मेंशन करिएगा। कांग्रेस के अधिवेशनों पे मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो लाऊं, और जो शिक्षा एवं प्रेस का विकास हुआ भारत में उसका देखा जाएगा। साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो गवर्नर जनरल थे, महत्वपूर्ण क्या है, बाकी सारे गवर्नर जनरल का एक साथ करा दिया जाएगा, जिसमें आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट हो, चाहे ऐसा वीडियो हो, जिसको एक बार देख के आप सारे गवर्नर जनरल के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। फिर एक और वीडियो रहेगा जिसमें किताबें और पत्रकारिता, मतलब जो पत्रिकाएं हैं और किताबों की बात है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सपोर्ट रहा है आपको तो ये सारी वीडियो आएंगी, उसके साथ ही KPYQ समाप्त कर दिए जाएंगे। फिर शुरू होगा पॉलिटी। तो इसी के साथ नमस्कार।